सो हेलो एंड वेलकम बैक टू बीइंग इकोनॉमिक्स यूट्यूब चैनल। तो जैसा आपको पता है कि आपके फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की जो इकोनॉमी वाला पोर्शन है उसके ऊपर हम डिस्कशन जो है वो कर रहे हैं। ऑलरेडी लेक्चर जो है वो मेरे आपको मैंने प्रोवाइड करवाए हुए इसी चैनल पे। आप टॉपिक वाइज लेक्चर जो है वो देख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस जो है हमने एक आपके साथ में पोल शेयर किया था, जिसके बाद हमने ये डिसाइड किया था कि एक मैराथन सेशन जो है वो हम लाएंगे जितना भी कंप्लीट सिलेबस है आपका इकोनॉमी का। ठीक है, जो भी आपका फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में इकोनॉमी वाला पोर्शन है उसके ऊपर एक कंप्लीट मैराथन लाएंगे। तो उसके बाद भी मैंने टेलीग्राम पे जो है आप स्टूडेंट्स के साथ में डिस्कस करके ये हमने डिसाइड किया था कि जो हमारा मैराथन होगा इसे हम दो पार्ट्स में जो है वो डिवाइड करके दो पार्ट्स में मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। तो आज जो है इसका पार्ट फर्स्ट जो है मैं आपके साथ में डिस्कस डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, इस पार्ट फर्स्ट में जो है हम जो आपके टॉपिक्स हैं, 6 टॉपिक्स जो हैं वो हम इस पर्टिकुलर फर्स्ट पार्ट में जो है डिस्कस करेंगे, और रेस्ट ऑफ द 6 जो हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में जो है डिस्कस करेंगे। तो आज के इस पर्टिकुलर पर्टिकुलर मैराथन सेशन में जो है हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स। ठीक है, जो आपका बेसिक कंसेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स वाला टॉपिक है। फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है, सेकंड टॉपिक है जो आपका, हालांकि ये दोनों अलग अलग टॉपिक हैं, फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी। थर्ड है आपका थ्योरी ऑफ कंज्यूमर डिमांड, कंज्यूमर्स डिमांड। फोर्थ है आपका फैक्टर प्राइसिंग, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी और रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट। ठीक है, फिफ्थ है आपका कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इट्स मेजरमेंट, एंड सिक्स्थ है आपका रोल ऑफ आरबीआई। ठीक है, तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं आज हम इस मैराथन सेशन में जो है आपके साथ में डिस्कस करूंगा। मैं उससे पहले मैं आपको बता दूं, जल्दी से जो है एक ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे क्योंकि ऑलरेडी ही जो है आपका मैराथन सेशन जो है वो काफ़ी लेंथी जो है वो होगा। तो अगर आपको कोई भी आपका नोट्स जो है वो चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बीइंग इकोनॉमिस्ट के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे जाके आप कर सकते हैं। ऑलरेडी ही इसमें मैंने 69 फाइल्स जो है वो अपलोड की हुई हैं, जितने भी हैंडमेड नोट्स हैं वो इसमें आपको अवेलेबल मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद एक चीज़ और मैं बता दूं कि आप लेक्चर की जो स्पीड है वो अकॉर्डिंगली जो है डिसाइड सेट कर सकते हैं। अगर आपको इसमें स्पीड थोड़ी ज़्यादा लगे तो आप कम कर सकते हैं, या कम लगे तो ज़्यादा आप इसे देख सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग इसे सेट जो है वो कर सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो को आपने सभी फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर शेयर करना है। ठीक है, जितने भी हो मैक्सिमम शेयर जो है इसे आप ज़रूर करें, और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। सेकंड पार्ट जो है वो भी मैं जल्दी ही जो है विद इन डेज जो है वो अपलोड इस चैनल पे कर दूंगा। ठीक है, तो जल्दी से जो है स्टार्ट करते हैं। आपका टॉपिक वन जो है, टॉपिक फर्स्ट जो है आपका, वो है इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक जो है आपका इकोनॉमी पोर्शन का वो है इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स, बेसिक कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल्स। मैं आपको फिर से बता दूं, आज के इस मैराथन सेशन का जो है मेरा एक ही मोटिव रहेगा कि फिर से जो है सभी चीजें आपको एक बार रिवाइज हो सकें। ठीक है, हालांकि इन डेप्थ जो है हो सकता है कोई चीज इसमें जो है वो मिस की गई हो। ठीक है, कोई चीज मैंने जब ये पीपीटी बनाई तो उसमें कुछ चीजें जो है मिस हुई हो, बट इसमें मेरा यही मोटिव रहेगा कि हर एक चीज़ को जो है हम रिवाइज़ कर सकें। उतना डेप्थ में शायद यहाँ मैंने ऐड ना किया हो, उसके लिए आप मेरा पर्टिकुलर जो है वो लेक्चर्स देख सकते हैं। हर टॉपिक की एक लेक्चर जो है मैंने 12 टू 13 लेक्चर्स जो है हर टॉपिक के वो बनाए हुए हैं, आप वो देख सकते हैं जाके। लेकिन यहाँ पे आपको हर एक चीज़ जो है वो रिवाइज़ हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक क्वेश्चन जो है इस टॉपिक से लास्ट एग्जाम में जो है आपका पूछा गया था, वो किसके रिलेटेड था? मैक्रो इकोनॉमिक्स के रिलेटेड। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, सबसे पहले इकोनॉमिक्स होती क्या है, ये बिल्कुल बेसिक्स जो है मैंने ऐड किया है। हालांकि इसमें से कोई क्वेश्चन जो है वो नहीं आने वाला, सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए, क्योंकि हम स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको एक जो है फाउंडेशन जो है इस कोर्स की वो पता हो। ठीक है, तो इकोनॉमी इज अ सोशल साइंस कंसर्न विद द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, जैसे कि हमें पता है इकोनॉमिक सब्जेक्ट जो है वो डील करता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज से, और इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है हमारी वो क्या है? प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे वही लिखा है कि बेसिक जो है हमें इकोनॉमिक्स की एक डेफिनेशन बताई जा रही है कि ये एक सोशल साइंस है जो डील करती है किससे? प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के साथ में। अब यहाँ पे नेक्स्ट लिखा है इकोनॉमिक एजेंट्स। ठीक है, इकोनॉमिक एजेंट्स कौन से हैं? इंडिविजुअल्स आर इंस्टीट्यूशंस दैट टेक इकोनॉमिक डिसीजंस, मे बी प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर, गवर्नमेंट, कॉरपोरेशंस, बैंक्स। ठीक है, यानी इकोनॉमिक एजेंट कौन होते हैं? कोई भी इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशन जो कि इकोनॉमिक डिसीजंस लेते हैं। अब ये इकोनॉमिक डिसीजंस का क्या मतलब है? यानी यही डिसीजन जो हमने पढ़े, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन। कंज्यूमर जो है वो कंजम्पशन का डिसीजन लेगा, प्रोड्यूसर जो है वो प्रोडक्शन का डिसीजन लेगा, इंस्टीट्यूशन या गवर्नमेंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन का लेगी, प्रोड्यूसर्स जो है वो इन्वेस्टमेंट का लेगा। इस तरह से ये क्या है? इकोनॉमिक डिसीजंस हैं। ठीक है, जो प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर, गवर्नमेंट, कॉर्पोरेट्स या फिर बैंक्स जो हैं वो लेते हैं। ठीक है, तो यही चीज जो है यहाँ पे लिखी गई है कि इकोनॉमिक एजेंट्स कौन होते हैं? जो डिसीजंस लेते हैं, कौन से? इकोनॉमिक डिसीजन जो है वो लेते हैं। अब यहाँ पे है ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, यहाँ पे आपको ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स में से लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछा गया था, किसमें से? वो आपसे पूछा गया था
मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी आपसे पूछा गया था फिस्कल पॉलिसी को लेके, ठीक है। फिस्कल पॉलिसी को लेके आपको ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था लास्ट एग्जाम में, ठीक है। तो सबसे पहले जो है आपके पास में मैक्रो इकोनॉमिक माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता है कि ब्रांचेस जो है इकोनॉमिक्स की वो मेनली जो है ब्रॉडली दो पार्ट्स में जो है डिवाइड की गई है। एक आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स, सेकंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। सबसे पहला माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो एक स्टडी है इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स की, हाउस होल्ड्स की, फर्म्स की इन डिसीजन मेकिंग एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। तो यानी आपको एक टर्म पे जो है वो फोकस करना है, वो है इंडिविजुअल, ठीक है, या हाउस होल्ड, क्योंकि यूनिट्स, ठीक है, जो भी इंडिविजुअल सिंगल यूनिट होगी, ठीक है। देखो सिंगल यूनिट क्या है, फर्म। जब बहुत सारी फर्म्स जो हैं वो हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास में क्या बन जाएगी, इंडस्ट्री, ठीक है। लेकिन लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंडस्ट्री को स्टडी जो है वो नहीं कर रहे। इंडस्ट्री जो है वो बहुत सारी फर्म्स को मिला के बनती है, लेकिन जब एक फर्म की स्टडी होगी तो उसे क्या बोलेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। जब एक फर्म की स्टडी होगी, उसके डिसीजन मेकिंग या एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की बात होगी, तो उसे हम किस में स्टडी करेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। यहाँ पे कुछ और जो है इसके स्टडी एरियाज जो है वो लिखे गए हैं, जैसे सप्लाई एंड डिमांड ऑफ इंडिविजुअल मार्केट। जब इंडिविजुअल मार्केट की बात करेंगे तो वो क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। इंडिविजुअल कंज्यूमर की बात करेंगे तो वो क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। इंडिविजुअल प्रोड्यूसर्स की बात करेंगे तो वो क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। इंडिविजुअल लेबर मार्केट की बात करेंगे तो वो क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। इसी तरह से सेकंड है हमारे पास पार्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो कि लास्ट टाइम भी आपसे पूछा गया था। यहाँ पे लिखा है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट डील्स विद द बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमी एज अ होल, ठीक है। इकोनॉमी एज अ होल यानी पूरे नेशन की इकोनॉमी जो है एक ही बार जो है इसमें देखी जाती है, एक ही बार स्टडी की जाती है, उसे क्या बोलते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स। यानी एक ब्रॉड लेवल पे, एक ह्यूज लेवल पे जो है जब हम इकोनॉमी की स्टडी करते हैं, लाइकवाइज यहाँ पे किसी स्टेट की हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, किसी स्टेट की इकोनॉमी की, और ये हो गया क्या, माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, किसी एक स्टेट की करें। जब हम सभी स्टेट्स को जोड़ देंगे, ठीक है, सभी स्टेट्स को जोड़ देंगे, जब हम एक नेशन की पूरे की स्टडी करेंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। उसे क्या बोलेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये क्या है आपका माइक्रो और मैक्रो के बीच में डिफरेंस। अब यहाँ पे कुछ स्टडी एरियाज जो है वो देख लेते हैं कि सेंट्रल इश्यूज लाइक एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट की बात होगी तो वो किसके अंडर आएगी, माइक्रो इकोनॉमिक्स के, ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के। ग्रोथ ऑफ नेशनल आउटपुट या जिसे आप बोल सकते हैं नेशनल इनकम, ठीक है, नेशनल इनकम, वो किसके आएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट। जब जीडीपी की स्टडी करते हैं तो वो किस में आता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में, ठीक है। इन्फ्लेशन की स्टडी करते हैं वो तो किस में आता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। जनरल प्राइस लेवल एंड स्टेबिलिटी की बात करते हैं वो तो किस में आता है, आपका मैक्रो में। इसी तरह से आपका इकोनॉमिक ग्रोथ की जब हम बात करते हैं तो वो किस में आएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ, वो आएगा आपका मैक्रो में। इसी तरह से फिस्कल पॉलिसी की बात करेंगे वो इसमें आएगा किसमें, मैक्रो में। मॉनेटरी पॉलिसी की बात करेंगे तो वो किसमें आएगा, मैक्रो में। तो ये सारी चीजें जो हैं, जो भी एक नेशन की एज अ होल हम स्टडी करते हैं, इकोनॉमी का एज अ होल, वो किसके अंडर आता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर आता है। अब यहाँ पे स्ट्रक्चरल कंपोजिशन ऑफ एन इकोनॉमी, ठीक है। यहाँ पे एक, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट और इंट्रोडक्शन हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे मैंने सारी चीजें जो है वो ऐड की हैं आपके लिए। सबसे पहले प्राइमरी सेक्टर क्या होते हैं, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर्स वो होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, फार्मिंग, फिशिंग और माइनिंग को ऐड करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, मेनली जो है एग्रीकल्चर के रिलेटेड जो है इसे माना जाता है, वो क्या होता है, प्राइमरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर इट इंक्लूड्स ऑल इंडस्ट्रीज दैट कंसर्न विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूजेबल प्रोडक्ट्स और फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, यानी जैसे हैवी इंडस्ट्रीज, स्टील, केमिकल, ऑटोमोबाइल, ठीक है, इस तरह की जो भी है आपकी इंडस्ट्रीज, उसे क्या बोलेंगे, सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है। टर्शियरी सेक्टर क्या होता है, डिस्क्राइब्स ऑल इंडस्ट्रीज दैट प्रोवाइड सर्विसेज टू दी अदर बिजनेसेस और फाइनल कंज्यूमर, फॉर एग्जांपल रिटेल, हेल्थ केयर, इंश्योरेंस जो है आपका टर्शियरी सेक्टर। उसके बाद क्वाटरनरी सेक्टर कौन सा हो गया, क्वाटरनरी हो गया, इट इंक्लूड्स ऑल इंडस्ट्रीज दैट कंसर्न विद द क्रिएशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉलेज, ठीक है, यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड एजुकेशन, जितने भी नॉलेज या R&D से जुड़े हुए सेक्टर्स होंगे उसे क्या बोलेंगे, क्वाटरनरी सेक्टर। और क्वेनरी कौन सा है, क्वेनरी यानी फिफ्थ सेक्टर जो है आपका, हाईएस्ट लेवल ऑफ डिसीजन मेकिंग इन द इकोनॉमी, लाइकवाइज एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है। तो ये सारे जो है आपके पांच क्या है, स्ट्रक्चरल कंपोजिशन ऑफ द इकोनॉमी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर इन द इकोनॉमी, ठीक है। फॉर्मल सेक्टर का क्या मतलब है, इनफॉर्मल सेक्टर का क्या मतलब है, ठीक है। तो फॉर्मल सेक्टर का मतलब है जो रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट हो, ठीक है, और रेगुलेटेड किया जाए किसके थ्रू, गवर्नमेंट के लॉज के थ्रू, उसे क्या बोलेंगे, फॉर्मल सेक्टर। इनफॉर्मल सेक्टर हो गया जो कि अनऑर्गेनाइज्ड हो, ठीक है, और ऐसा हो जिसका डेटा जो है वो
जो है रेगुलेट करने वाला कोई लीगल प्रोविजन जो है ना हो, ठीक है। लाइकवाइज फार्मर्स, लैंडलेस लेबरर्स, स्ट्रीट वेंडर्स, ठीक है, ये सारी किसकी एग्जांपल होगी, इनफॉर्मल सेक्टर की। ये मैंने इसलिए आपको पढ़ाया है क्योंकि आप एक टर्म जो है हो सकता है आपसे कहीं एग्जाम में पूछ लिया जाए, किसके बारे में, पैरेलल इकोनॉमी के बारे में, ठीक है, पैरेलल इकोनॉमी के बारे में। तो पैरेलल इकोनॉमी में हमसे ये पूछा जाता है, इसमें दो सेक्टर्स की बात की जाती है, एक ऑर्गेनाइज्ड, एक अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, ठीक है। तो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ऐसा सेक्टर होता है जो इंडिया में आज भी, आप इसके बारे में जब फैक्ट्स पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इंडिया में आज भी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जो है वो मोर देन 15% जो है वो प्रिवेल करता है, चाहे वो बैंकिंग में हो, ठीक है, बैंकिंग में हो, चाहे किसी और सेक्टर में हो, ठीक है। तो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जो है इंडिया में आज भी जो है वो प्रिवेल करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, इनफॉर्मल सेक्टर, ठीक है। इसलिए मैंने जो है ये यहाँ पे स्लाइड्स में ऐड किया, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वो है आपका टाइप्स ऑफ गुड्स, ठीक है। इसमें से बहुत सारे एग्जाम्स में जो है क्वेश्चन पूछा गया है और हो सकता है पूछा भी जाए, ठीक है। वो क्या है आपका, टाइप्स ऑफ गुड्स। सबसे पहले इंटरमीडिएट गुड्स, एन आइटम यूज्ड बाय अदर प्रोड्यूसर्स एज मटेरियल इनपुट फॉर प्रोडक्शन, लाइकवाइज रबर यूज्ड फॉर टायर्स, ठीक है। तो क्या इंटरमीडिएट गुड्स कौन सी होती हैं, ऐसी गुड्स जो कि मटेरियल इनपुट के तौर पे यूज की जाए, यानी रॉ मटेरियल के तौर पे यूज की जाए किसी दूसरी चीज की प्रोडक्शन के लिए, जैसे कि रबड़ को यूज किया जाए टायर की प्रोडक्शन के लिए, तो उसे क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड क्या होती हैं, एन आइटम दैट इज मेंट फॉर फाइनल यूज, ठीक है। फाइनल मतलब फाइनल यूज, फाइनल गुड मतलब फाइनल यूज, एंड विल नॉट पास थ्रू एनी मोर स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, यानी उसके बाद उसमें कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन ना हो, कोई भी प्रोडक्शन प्रोसेस ना हो, लाइकवाइज कार, ठीक है। कंज्यूमर गुड्स, गुड्स दैट आर कंज्यूम्ड, गुड्स दैट आर कंज्यूम्ड विद परचेज्ड बाय देयर अल्टीमेट कंज्यूमर, लाइकवाइज क्लॉथ्स, ठीक है। यानी ऐसी चीजें जो डायरेक्टली कंज्यूम की जाएं और वो किसके द्वारा जो है, उसके अल्टीमेट यूजर के द्वारा उसे परचेज किया जाए, उसे क्या बोलेंगे, कंज्यूमर गुड्स। कैपिटल गुड्स विच आर ऑफ ड्यूरेबल कैरेक्टर्स, ठीक है। एक तो ये ड्यूरेबल गुड्स होती हैं, यूज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस लाइक टूल्स मशीनरीज, ठीक है। तो कौन कौन से इसकी एग्जांपल्स होंगे, टूल मशीनरीज, जो फर्दर किसी और प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए यूज होंगे, उन्हें क्या बोलेंगे, कैपिटल गुड्स, ठीक है। लग्जरी गुड्स, एज इनकम इंक्रीज डिमांड फॉर सर्टेन गुड्स इंक्रीजेस, ठीक है। तो क्या होगा, लग्जरी गुड्स का क्या लग्जरी गुड्स कौन सी होती हैं, ऐसी गुड्स जिनकी डिमांड बढ़ती है जैसे जैसे कि कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है, लाइकवाइज गोल्ड, ठीक है। उसके बाद कंप्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है। कंप्लीमेंट्री गुड्स, गुड्स विच आर यूज टुगेदर, ठीक है। जो चीजें दोनों एक साथ यूज की जाए, जैसे टीवी एंड डीवीडी प्लेयर, पेन एंड रिफिल्स एटसेट्रा, ठीक है। और सब्स्टिट्यूट गुड्स, गुड्स विच आर अल्टरनेटिव्स, ठीक है, लाइक टी एंड कॉफी, जो किसी एक के बदले दूसरी भी यूज की जा सकती हो। वेबलन या स्नॉप गुड्स, ठीक है। आ गुड्स वेयर एन इंक्रीज इन प्राइस एनकरेज पीपल टू बाय मोर ऑफ इट, ऐसी चीजें जिनका प्राइस बढ़े तो कंज्यूमर्स या फिर जो बायर है वो और इनकरेज हो उसे खरीदने के लिए। दिस इज बिकॉज दे आर मोर एक्सपेंसिव गुड्स आर बेटर, लाइक डायमंड, लिमिटेड एडिशन ऑफ कार एटसेट्रा, यानी इन्हें एक सोशल डिस्टिंक्शन के तौर पे देखा जाता है ऐसी गुड्स को, यानी ऐसी गुड्स जिनका प्राइस बढ़ेगा तो लोग इन्हें और खरीदेंगे, ठीक है। इसमें आप एक और एग्जांपल ले सकते हैं, किसी मोबाइल फोन की, जिसका प्राइस जो अगर ज्यादा बढ़ता है तो उसे और ज्यादा खरीदा जाता है, या डायमंड या लिमिटेड एडिशन ऑफ कार्स, ठीक है। किसी चीज का कोई लिमिटेड एडिशन है तो उसका प्राइस चाहे जितना मर्जी होगा, लोग उसे फिर भी खरीदेंगे। ऐसी गुड्स को क्या बोलते हैं, वेबलन या स्नोब गुड्स, या स्नोब इफेक्ट भी जो है वो भी बोलते हैं। गिफन गुड्स आ गई, डिमांड गोज अप एज एंड व्हेन प्राइसेस इंक्रीज इट इज अ सिंबल ऑफ स्टेटस, लाइक गिफन गुड्स ऐसी गुड्स होती हैं जिनका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूशन जो है वो अवेलेबल नहीं होता, उनका प्राइस चाहे गोज अप होगा यानी प्राइस बढ़ेगा, तब भी जो है उनकी डिमांड ज्यादा ही होगी, कम नहीं होगी, ऐसी गुड्स, क्योंकि इनका क्लोज सब्स्टिट्यूशन जो है वो नहीं होता, ठीक है। गिफन गुड्स ऐसी गुड्स होती हैं। नेक्स्ट जो है आपका वो है पब्लिक गुड्स। पब्लिक गुड नॉन रिवाइवल कंजम्पशन, ठीक है, और नॉन एक्सक्लूडेबल, फॉर एग्जांपल पार्क डिफेंस। अब इसे मैं आपको समझा दूं, पब्लिक गुड ऐसी जिसे गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करवाए, ठीक है, जैसे कि पब्लिक पार्क्स हो गए, डिफेंस हो गया, ठीक है। यानी इसमें इसमें तो एक तो नॉन रिवाइवल कंजम्पशन है और नॉन एक्सक्लूडेबल है, यानी इससे ये आप ना ही किसी को बोल सकते हैं कि वो उसे कंज्यूम ना करे और ना ही किसी को कंज्यूम करने से रोक सकते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल है पार्क की, पार्क में जाने के लिए ना ही आप किसी को रोक सकते हैं और ना ही किसी को वहां पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं कि पार्क को यूज ना करे, पब्लिक पार्क्स को, ठीक है। यहाँ पे लिखा है वन कंजम्पशन डज नॉट डिमिनिशिंग विद यूज यूज देम फॉर अदर्स, ठीक है, यानी एक के यूज करने से दूसरे की कंजम्पशन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसी क्या गुड्स होती हैं, पब्लिक गुड्स। प्राइवेट गुड्स ये बोथ होती हैं, रिवाइवल भी होती हैं और एक्सक्लूडेबल भी होती है, यानी अगर कोई आपकी प्राइवेट गुड है, लाइकवाइज इफ आई ओन अ हाउस
अदर कैन नॉट यूज इट, ठीक है। यानी अगर आपकी कोई अपनी चीज है तो आप दूसरे को एक्सक्लूड कर देते हैं, दूसरा उसे यूज नहीं कर सकता, उसे क्या बोलेंगे, एक्सक्लूडेबल और रिवाइवल। बोथ जो है ये एक्सक्लूडेबल होती है और रिवाइवल होती है, कौन सी, प्राइवेट गुड्स। मेरिट गुड्स हैव पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज लाइक हेल्थ, एजुकेशन। कोई भी चीज जिसकी पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज होंगी उसे क्या बोलेंगे, मेरिट गुड्स। डीमेरिट गुड्स हैव नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज लाइक अल्कोहल, सिगरेट्स, ठीक है। तो ये कौन सी होंगी, डीमेरिट गुड्स। तो ये पूरे जो थे, ये पूरी टाइप्स जो है मैंने आपको बताई किसकी, गुड्स की, ठीक है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। उसके बाद कुछ टर्म्स जो है वो नेशनल इनकम के रिलेटेड जो है वो भी आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले नेशनल इनकम जो है वो एग्रीगेट मनी वैल्यू ऑफ ऑल इनकम्स अर्न बाय इंडिविजुअल एंड एंटरप्राइजेस, ठीक है। यानी नेशनल इनकम का क्या मतलब है, एक मनी वैल्यू किसकी, इनकम जो अर्न करते हैं कौन, इंडिविजुअल एंड एंटरप्राइजेस, ठीक है। या इसे दूसरी तरह से भी हम बोल सकते हैं कि एक मनी वैल्यू ऑल गुड्स एंड सर्विसेज जो कि प्रोड्यूस होती है एक पर्टिकुलर नेशन के अंदर। डेप्रिसिएशन क्या होता है, सब्ट्रैक्शन फ्रॉम द ग्रॉस इन्वेस्टमेंट टू अकोमोडेट वेयर एंड टेयर ऑफ द कैपिटल। यानी जो नॉर्मल वेयर एंड टेयर, यानी जो भी तोड़ फोड़ या खराबी जो है एक कैपिटल में होगी उसके ऊपर जो अकोमोडेशंस होती हैं, यानी उसके ऊपर जो खर्चा होता है उसे क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हमने ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ा है, इज द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री, ठीक है। अब नॉमिनल जीडीपी क्या होती है, जो कि करंट ईयर पे मेजर की जाए, और रियल जीडीपी क्या होती है, सॉरी, रेफर टू द करंट जीडीपी वाले, हाँ, ये होगा आपका नॉमिनल जीडीपी होगी करंट पे, और ये होगी कांस्टेंट पे। यानी इस पे जो है आपका बेस ईयर जो है, यहाँ पे आप देख लेना, यहाँ पे कांस्टेंट होगा जिसके अंदर बेस जो है, बेस ईयर प्राइस जो है वो देखा जाए, ठीक है। तो करंट ईयर में होगी कौन सी, नॉमिनल, और कांस्टेंट में होगी रियल जीडीपी। बेस ईयर यानी एक ऐसा ईयर जो कि कांस्टेंट हो, जिसमें बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस ना ली गई हो। इस टाइम पे जो है हमारा 2011-12 जो है इसे हम एक बेस ईयर के तौर पे देख के चलते हैं, लेके चलते हैं नेशनल इनकम अकाउंटिंग में, ठीक है, इंडिया में। जीडीपी डिफ्लेटर जो है ये आपका क्या होगा, मेजर ऑफ इन्फ्लेशन कैलकुलेटेड एज द रेशियो ऑफ जीडीपी एट करंट एंड कांस्टेंट प्राइस। यानी अगर आप नॉमिनल नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी करेंगे, ठीक है, यानी करंट और कांस्टेंट प्राइस पे करेंगे, तो आपके पास में क्या निकल के आएगा, जीडीपी डिफ्लेटर, ठीक है। तो ये जो है इसका फॉर्मूला इसका रहेगा। उसके बाद ट्रांसफर पेमेंट्स, यानी ऐसी पेमेंट्स जो गवर्नमेंट करे ग्रांट्स या अलाउंसेस में या पेंशन्स में, ठीक है। ऐसी जो वन साइडेड पेमेंट हो टू द सच एज पेंशनर, विडोज, सिक्स या अनएम्प्लॉयड पीपल जो है उनके लिए की जाए, और ये वन साइडेड पेमेंट्स होती हैं। लाइकवाइज पीएम किसान अमाउंट ट्रांसफर, ठीक है, यानी पीएम किसान जो स्कीम है उसके थ्रू जितना भी अमाउंट ट्रांसफर किया गया है वो कैसा अमाउंट है, ट्रांसफर पेमेंट। अब आ गया नेक्स्ट हमारे पास टाइप ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। सबसे पहले सोशलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन जो है आपको पूछा जा सकता है। सबसे पहले सोशलिस्ट इकोनॉमी ऐसी इकोनॉमी होती है जिसमें गवर्नमेंट कंट्रोल करती है प्रोडक्शन एक्टिविटीज को। दिस इकोनॉमी इज वर्क फॉर welfare, public welfare. There is no role of demand and supply. Socialists believe that share ownership of resources and सेंट्रली प्लान ऑफर अ मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। तो सबसे पहली बात, सोशलिस्ट इकोनॉमी ऐसी इकोनॉमी होती है जो कि गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है। गवर्नमेंट के कंट्रोल में प्रोडक्शन एक्टिविटीज होती हैं वो सारी गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती हैं। इनका मोटिव जो होता है वो पब्लिक वेलफेयर होता है, और इसमें जो डिसीजंस होते हैं वो डिमांड और सप्लाई को देखकर नहीं होते, ठीक है। यानी इसके डिसीजन जो है वो गवर्नमेंट खुद लेगी, डिमांड और सप्लाई को देखकर नहीं लेगी। और इसमें जो है ज्यादा इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो होता है। इसमें सबसे ज्यादा जो है, कार्ल मार्क्स वाज द मोस्ट प्रोमिनेंट वॉइस ऑफ सोशलिज्म एंड बिलीव द वर्किंग क्लास वुड राइज अगेंस्ट द वेल्थी व्हेन फेस्ड विद इनजस्टिस, ठीक है। तो यानी इसके जो आप इसमें बिलीवर जो है या फिर आप एडवोकेट्स जो है उसमें कार्ल मार्क्स का नाम जो है वो लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये होगा सोशलिस्ट इकोनॉमी जिसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल हो। अब आ गया कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। इन दिस इकोनॉमी प्राइवेट सेक्टर विल कंट्रोल द मार्केट, ठीक है। कौन कंट्रोल करता है, प्राइवेट सेक्टर जो है वो मार्केट को कंट्रोल करता है। दिस इकोनॉमी वर्क्स फॉर डिमांड एंड सप्लाई प्रिंसिपल्स, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा था कि देयर इज नो रोल ऑफ डिमांड एंड सप्लाई किसमें, सोशलिस्ट इकोनॉमी में। लेकिन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो जो इकोनॉमी है वो रन करती है किसके बेसिस पे, डिमांड एंड सप्लाई प्रिंसिपल के बेसिस पे। सो दिस इज आल्सो कॉल्ड मार्केट बेस्ड इकोनॉमी अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ। दिस इकोनॉमी विल फॉलो लेजिस्फेयर। इसका क्या मतलब होता है, लेजिस्फेयर का मतलब इट मींस गवर्नमेंट विल नॉट इंटरफेयर इन द इकोनॉमी। यानी गवर्नमेंट, यहाँ पे हमने देखा था कि गवर्नमेंट जो है वो कंट्रोल करती है प्रोडक्शन एक्टिविटीज को, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, जो कैपिटलिस्ट है इकोनॉमिस्ट है वो ये बोलते हैं, जैसे कि एडम स्मिथ, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड फ्री इकोनॉमी।
इन इन दिस इकोनॉमी कंज्यूमर विल डोमिनेट, ठीक है। तो कंज्यूमर के बेसिस पे जो है वो डिसीजन जो है लिए जाते हैं, यानी डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे जो है वो डिसीजन लिए जाते हैं। इसके अलावा तीसरी टाइप आ गई हमारे पास में, कौन सी? मिक्स्ड इकोनॉमी। तो मिक्स्ड इकोनॉमी कौन सी इकोनॉमी होती है? जहां पे दोनों, कौन से, गवर्नमेंट भी और प्राइवेट भी, दोनों जो है वो मिलके क्या करें, मिलके जो है वो इकोनॉमिक इकोनॉमिक डिसीजंस जो है वो लें, ठीक है। तो वो कौन सा हो गया? मिक्स्ड इकोनॉमी। उसके बाद में हमारे पास में क्या है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ठीक है। जो आपका बेसिक इंट्रोडक्शन है उसका लास्ट टॉपिक जो है वो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसमें। वो क्या है? आपका पीपीसी, ठीक है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आ सकता है इसलिए मैंने इसको ऐड किया है। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी जो है वो भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले मैं इसको आपको बना के बता दूं यहाँ पे, ठीक है। ये इस तरह से जो है आपकी क्या होगी? पीपीसी, ठीक है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। यहाँ पे एक साइड पे रिसोर्स वन होगा, यहाँ पे रिसोर्स सेकंड होगा, या गुड वन गुड सेकंड जो है दोनों एक्सिस पे होंगी, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा क्या है? एन इकोनॉमी हैज टू चूज बिटवीन, सॉरी, यहाँ पे हैज टू चूज बिटवीन alternative combinations of various goods and services. This problem of choice can illustrated by a simple graph known as production possibility curve. ठीक है, यानी जब एक इकोनॉमी के आगे सामने ये प्रॉब्लम होती है, वो किसी दो चीजों के बीच में से उसे एक चुनना होता है, वहां पे जो हम कंसेप्ट यूज करते हैं उसे क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ठीक है, या फिर ट्रांसफॉर्मेशन कर्व या प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है? टिपिकली पीपी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है इसकी दो करेक्टरिस्टिक्स हैं। एक तो ये डाउनवर्ड स्लोप होती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये देखो यहाँ पे ये डाउनवर्ड स्लोप है लेफ्ट टू राइट, ठीक है। जिसका क्या मतलब है कि अगर हमें यहाँ पे एक और यूनिट ऑफ रिसोर्स सेकंड या गुड सेकंड जो है वो लेना है, मैं यहाँ पे एक बार फिर से अच्छे से बना के आपको बता दूं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपके पास में गुड वन है, यहाँ पे गुड सेकंड है, ठीक है। यहाँ पे आपकी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, यहाँ पे आप हैं, यहाँ पे फोर, यहाँ पे आप लिखे फोर, यहाँ पे भी फोर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पॉइंट वन आ गया। अगर आपको और प्रोडक्शन करनी है किसकी? गुड बी की, ठीक है। यहां से आपको यहां जाना है तो आपको कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, किसका? गुड ए का, यानी फोर से टू आना पड़ेगा अगर आपको फोर से सिक्स जाना है गुड बी में। तो ये क्या है? ये हमें बता रही है कि अगर आपको एक रिसोर्स को ज्यादा यूज करना है तो दूसरे को कम करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास में क्या है? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है, और हमें एक ही, अगर रिसोर्स के अल्टरनेटिव यूजेस लेने हैं तो हमें एक को सेक्रीफाइस करके दूसरे को अडॉप्ट करना पड़ेगा। यही यहाँ पे लिखा है, इट इंप्लाइज दैट इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस मोर यूनिट ऑफ वन गुड, some unit of other good must be sacrificed because of limited resources। जैसे मैंने आपको पहले बोला कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है? हमें एक मैक्सिमम लिमिट बता रही है, ठीक है। यहाँ पे आप देखें मैक्सिमम लिमिट क्या बता रही है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है हमें यहाँ पे ये ग्राफ जो है ये कि यानी इससे बाहर हम नहीं जा सकते, इसके अंदर हम जितना भी एक रिसोर्स जो है वो दोनों गुड्स पे कितना कितना यूज करना है वो इसके अंदर ही रह के डिसाइड कर सकते हैं, इसके बाहर जो है हम नहीं जा सकते। इसी को हम बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जो कि हमें एक नेशन को यह बताती है कि उसके अंदर में कितने रिसोर्सेज हैं और मैक्सिमम लिमिट उसके पास में क्या है, ठीक है। और दूसरा इसका करेक्टरिस्टिक्स क्या है? दूसरा करेक्टरिस्टिक्स इसका क्या है? दूसरा करेक्टरिस्टिक्स है कनकेव टू द ओरिजिन। ये क्या होती है? कनकेव टू द ओरिजिन होती है, यानी अ कनकेव डाउनवर्ड स्लोप हैज बीन इंक्रीजिंग स्लोप, ठीक है। यानी इसका आप देखेंगे जैसे कि आपने इंडिफरेंस कर्व पढ़ा है, उसका जो स्लोप है वो क्या है? कन्वेक्स है, लेकिन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का स्लोप क्या है? कनकेव है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। सेकंड टॉपिक, ठीक है। तो फर्स्ट टॉपिक जो था आपका वो कंप्लीट हो गया है, जनरल बेसिक कंसेप्ट जो है वो हमने पढ़े। इसके अलावा भी अगर आपको कहीं से भी कोई बेसिक कंसेप्ट मिले तो आप उसे पढ़ सकते हैं। इसके मुझे लगता नहीं कि इसके अलावा कोई भी बेसिक कंसेप्ट जो है आपको पढ़ने की जरूरत है। बेसिक कंसेप्ट जितने भी थे मैंने इस पे ऐड कर दिए हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व से लेके। और एक चीज मैं और आपको बता दूं, ये वाली जो पीपीटी है, ठीक है, ये वाली पीपीटी जो है ये एक दो दिन में ही पूरी कंप्लीट करके, जो 6 टॉपिक्स वो रह गए हैं वो भी कंप्लीट करके पूरी जो है मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन कर लें अगर आपको ये पीपीटी चाहिए। ये पीपीटी जो है काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें मैंने बेसिक कंसेप्ट जो है सारे ऐड किए हुए हैं, ठीक है। इसमें आप देखेंगे नेक्स्ट बजट के बारे में हर चीज जो है यहाँ पे मैंने ऐड की हुई है। तो आप जो है पीपीटी अगर आपको चाहिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले, जैसे ही पीपीटी कंप्लीट होती है मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे जो है वो ये पीपीटी शेयर कर दूंगा, ठीक है।
अब आपका आ गया नेक्स्ट टॉपिक जो है, टॉपिक सेकंड, वो क्या है, फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसी। तो एक क्वेश्चन जो है वो आपका इससे भी आया हुआ है आपके प्रीवियस एग्जाम से, अबाउट फिजिकल पॉलिसी, जो आपने हमने पहले भी देखा बेसिक कंसेप्ट में, मैंने आपको बोला माइक्रो इकोनॉमिक्स का, तो वहां पे भी ये आपको आया हुआ है। हर टॉपिक वाइज जो है मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है, जो जो भी टॉपिक्स आपके आए हुए हैं। जैसे यहाँ पे देखें कि आपका कौन सा, ये थ्योरी ऑफ कंज्यूमर डिमांड में से यहाँ से भी एक क्वेश्चन जो है आपका आया हुआ है, किसके रिलेटेड, इंडिफरेंस कर्व के रिलेटेड। ठीक है, इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टी जो है आपसे पूछी गई थी। तो इस तरह से हर टॉपिक का मैंने जो है यहाँ पे ऐड किया हुआ है। सबसे पहले जो है आपका फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको याद रखना है जो फिजिकल पॉलिसी है आपका, फिजिकल पॉलिसी जो है वो आइडिया जो है, मेन आइडिया जो है वो किसके थ्रू दिया गया है, वो दिया गया है कीन्स के थ्रू। ठीक है, कीन्स के थ्रू, ठीक है, यानी जे एम कीन्स, जॉन मेनॉट कीन्स। ठीक है, इनके थ्रू जो है ये कंसेप्ट जो है सबसे पहले दिया गया है। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि फिजिकल पॉलिसी जो है उसके मेन एडवोकेट या फिर उसके फाउंडर या फिर उसके इन्वेंटर कौन है, तो आपको ध्यान रखना है कौन, कीन्स ने जो है फर्स्ट टाइम जो है ये बात बोली है कि फिजिकल पॉलिसी जो है वो गवर्नमेंट को यूज करनी चाहिए। लेकिन बोली कहां पे है, उनकी बुक जो थी द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, ठीक है, जो कि पब्लिश हुई 1936 में। ठीक है, 1936 में जो है ये बुक पब्लिश हुई, जिसमें उन्होंने बोला, क्या बोला, वाज दैट गवर्नमेंट was that government fiscal policy should be used to stabilize the level of output and employment। ठीक है, इसके अलावा मैं बता दूं, मैं ऊपर से जनरल जनरल कंसेप्ट जो है आपको बता रहा हूँ, फिजिकल पॉलिसी क्यों यूज करते हैं, हमारा मोटिव क्या होता है, ये सब चीजें जो है, जो मैंने सेपरेट लेक्चर लिया था फिजिकल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी को, उसमें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो आप वहां जाके भी देख सकते हैं। ठीक है, दोनों ही जो चीजें हैं, कौन सी, फिजिकल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी, हम यूज किस लिए करते हैं, गवर्नमेंट यूज किस लिए करती है, एक नेशन जो है वो क्यों यूज करता है, उसके पीछे का एक ही मोटिव होता है, टू रेगुलेट, टू रेगुलेट मनी सप्लाई। ठीक है, टू रेगुलेट मनी सप्लाई, सबसे मेन मोटिव यही होता है कि जो हमारी मनी सप्लाई है उसको क्या किया जाए, रेगुलेट किया जाए। दोनों ही मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी इसीलिए यूज होती है। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है ये गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है। ठीक है, फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है ये किसकी होती है, सेंट्रल बैंक की पॉलिसी होती है। इंडिया के केस में ये किसकी होगी, आरबीआई की। ठीक है, तो फिजिकल पॉलिसी को गवर्नमेंट जो है वो रेगुलेट करती है, और मॉनेटरी पॉलिसी को सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई जो है वो रेगुलेट करता है। ठीक है, तो ये आ गया आपकी जनरल इंट्रोडक्शन। ये चीजें आप इसके सेपरेट जो लेक्चर है, मुझे मुझे पता है आप लोगों ने वो पहले भी देखे होंगे, वहां पे जाके भी आप देख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है थ्रो चेंजेस इन इट्स एक्सपेंडिचर एंड टैक्सेस, एक्सपेंडिचर और टैक्सेस में चेंजेस करके द गवर्नमेंट अटेम्प्ट टू इंक्रीज आउटपुट एंड इनकम एंड सीक स्टेबलाइज अप्स एंड डाउन्स इन द इकोनॉमी। तो गवर्नमेंट का मोटिव क्या होता है एक्सपेंडिचर और टैक्सेस को कम ज्यादा करके, ये कि उनकी एक अटेम्प्ट होती है या तो आउटपुट को इंक्रीज किया जाए या इनकम को, या स्टेबलाइज किया जाए जो अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं इकोनॉमी के अंदर। ठीक है, इस पूरे पैराग्राफ को मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ, इसको आप रीड करेंगे आपको इजिली पता चल जाएगा क्या चीजें इसमें लिखी हैं। सबसे पहले फिजिकल पॉलिसी इज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी, मैंने पहले बताया इसे कौन रेगुलेट करता है, इसे रेगुलेट करती है गवर्नमेंट। कंसर्न विद द राइज रेवेन्यू थ्रू टैक्सेशन, या तो वो अपनी रेवेन्यू को राइज करेगी टैक्सेशन को बढ़ा के, एंड स्पेंडिंग फॉर सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, या तो स्पेंड करेगी यानी एक्सपेंडिचर करेगी फॉर व्हाट, फॉर सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। ठीक है, या तो क्या करेगी, स्पेंडिंग करेगी किसके लिए, एक नेशन के सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, या तो क्या करेगी, अपनी रेवेन्यू राइज करेगी किसके थ्रू, टैक्सेशन के थ्रू। ठीक है, अब सबसे पहली बात, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। ठीक है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल पॉलिसी, सबसे पहला ग्रोथ। ठीक है, ग्रोथ कैसे अचीव हो वो भी देखना है फिजिकल पॉलिसी के थ्रू, इक्विटी या इक्वालिटी जो है वो कैसी लाई जाए एक नेशन के अंदर वो देखना है, होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ऑल सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट, एक्सपोर्ट प्रमोशन, लेबर इंटेंसिव ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी। इसके अलावा भी जितनी भी चीजें हैं वो आप इसमें ऐड कर सकते हो, जैसे रिमूव पॉवर्टी, ठीक है, रिमूव पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट दूर करना, ठीक है, ठीक है, इन इक्वालिटीज दूर करना। ठीक है, तो इस तरह के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उन सबको एड्रेस किया जाता है किसके थ्रू, फिजिकल पॉलिसी के थ्रू। तो फिजिकल पॉलिसी जो है गवर्नमेंट की, वो उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो हमने देखे। अब टाइप्स क्या है फिजिकल पॉलिसी की, सबसे पहले क्या टाइप्स है फिजिकल पॉलिसी की,
तो दो तरह की फिस्कल पॉलिसी जो है वो गवर्नमेंट यूज करती है। कितनी तरह की? दो तरह की गवर्नमेंट जो है फिस्कल पॉलिसी यूज करती है। पहली जो है आपकी वो क्या है? एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। अब एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी का क्या मतलब होता है? जिसमें कि टैक्सेस लो हो और गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स ज्यादा हो। अब इसका क्या मतलब है? ये तब यूज की जाती है जब इकोनॉमी के अंदर क्या होगा? डिप्रेशन होगा या क्या होगा? रिसेशन की प्रॉब्लम होगी। ठीक है। अब जब गवर्नमेंट टैक्सेस को लो करेगी तो डिक्रीज होंगे टैक्स, सेविंग्स बढ़ेंगी, अवेलेबल होंगे फंड फॉर स्पेंडिंग, सो कंज्यूमर एंड बिजनेसेस परचेज मोर, डिमांड इंक्रीज। अब मैंने बोला कि एक्सपेंशनरी पॉलिसी कहां पे यूज की जाती है? डिप्रेशन के टाइम या रिसेशन के टाइम। ठीक है, या रिसेशन के टाइम। अब डिप्रेशन और रिसेशन की सिचुएशन ऐसी होती है जहां पे लोगों के पास में पैसा कम होता है और डिमांड कम होती है। ठीक है, अल्टीमेटली चीज है, जब आपके पास में इनकम कम होगी तो आपकी डिमांड भी कम होगी। उसी को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है? अपने टैक्सेस को कम कर देती है, जिससे क्या होता है? सेविंग्स इंक्रीज होती हैं, फंड्स जो है स्पेंडिंग के लिए वो इंक्रीज होते हैं, कंज्यूमर और बिजनेसेस जो होते हैं वो परचेज करते हैं ज्यादा और डिमांड जो है वो बढ़ती है। इसके अलावा दूसरा इसका क्या है कि इंक्रीज कर देती है गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट क्या करती है? इंक्रीजिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्रोवाइड्स द फंड नीडेड फॉर कंज्यूमर्स एंड बिजनेसेस टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज। इससे भी क्या होता है? डिमांड इंक्रीज हो जाती है। इस तरह की फिस्कल पॉलिसी को क्या बोलते हैं? एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, यानी जिसमें गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर्स को बढ़ाए, यानी एक्सपेंशनरी का मतलब क्या है? एक्सपैंड करे। ठीक है, अपने अपने एक्सपेंडिचर को एक्सपैंड करे और टैक्सेस को कम करे। अल्टीमेटली गोल क्या होगा? कि लोगों के हाथ में पैसा जो है वो ज्यादा हो। ठीक है। अब सेकंड टाइप क्या है हमारे पास? सेकंड टाइप है हमारे पास कंस्ट्रक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, यानी कंट्रैक्ट करना। अब कंस्ट्रक्शनरी पे क्या है? कि कंट्रैक्ट कर देना है पैसा, मतलब लोगों के हाथ में जो मनी है उसे कम कर देना। इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है? राइज करती है टैक्स। ठीक है, जब टैक्स इंक्रीज होंगे, एक्सपेंडिचर डिक्रीज होंगे, तो अवेलेबल होगी जो मनी फॉर स्पेंडिंग वो डिक्रीज हो जाएगी। सो कंज्यूमर एंड बिजनेस स्पेंड लेस और डिमांड भी डिक्रीज हो जाएगी। दूसरी तरफ गवर्नमेंट क्या करेगी? अपने एक्सपेंडिचर्स को कम कर देगी। जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम करेंगी, स्पेंडिंग रिड्यूस होगी, फंड नीडेड फॉर कंज्यूमर एंड बिजनेसेस टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज जो है कम हो जाएंगे और डिमांड जो है डिक्रीज हो जाएगी। ओवरऑल एग्रीगेट डिमांड जो है वो फॉल करेगी। तो क्या होगा? इन्फ्लेशन कम होगा। अब ये कंस्ट्रक्शनरी फिस्कल पॉलिसी कब यूज की जाती है? इन्फ्लेशन के टाइम। ठीक है, इन्फ्लेशन के टाइम मतलब लोगों के पास में क्या है? मनी जो है, मनी की सप्लाई जो है वो ज्यादा है। जब मनी की सप्लाई ज्यादा है तो वो डिमांड भी ज्यादा कर रहे हैं। जब डिमांड ज्यादा कर रहे हैं तो प्राइसेस बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से जो है इकोनॉमी में क्या हो रहा है? इन्फ्लेशन हो रहा है। तो जब गवर्नमेंट ये वाले मेजर्स यूज करेगी, ऑटोमेटिक जो होगा लोगों के हाथ में पैसा जो है वो कम हो जाएगा, और यहाँ पे जब मनी जो है वो कम हो जाएगी, डिमांड कम होगी, तो प्राइसेस भी जो है वो ऑटोमेटिक कम हो जाएंगे। तो इस तरह से गवर्नमेंट क्या करेगी? बूम या इन्फ्लेशन के टाइम पे जो सिचुएशन बनी होगी उसको ठीक करेगी। तो ओवरऑल गवर्नमेंट क्या करेगी? अपने फिस्कल पॉलिसीज के थ्रू जो इकोनॉमी के अंदर प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो डिप्रेशन की हो, रिसेशन की हो, इन्फ्लेशन की हो, उसे दूर करेगी अपनी पॉलिसीज के थ्रू, कंट्रैक्शनरी पॉलिसी या फिर मॉनेटरी आपकी एक्सपेंशनरी पॉलिसीज। ठीक है। तो अब यहाँ पे द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ऑफ फिस्कल पॉलिसी इन अ डेवलपिंग इकोनॉमी आर। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है आपसे वो भी पूछा जा सकता है। हालांकि इसमें से एक क्वेश्चन जो है आपका वो पूछा गया है कहाँ पे? जो आपका पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था इकोनॉमी का, उसमें आपसे पूछा गया था कि फिजिकल पॉलिसी जो है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है डेवलपिंग इकोनॉमी के अंदर। ठीक है, जो आपका पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था उसमें ये चीज आपसे पूछी गई थी फिजिकल पॉलिसी को लेके, कि डेवलपिंग इकोनॉमी में फिजिकल पॉलिसी का क्या ऑब्जेक्टिव होता है। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? टू मोबिलाइज रिसोर्सेज फ्रॉम फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, स्पेशली फॉर द पब्लिक सेक्टर, टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ इन द प्राइवेट सेक्टर बाय प्रोवाइडिंग इंसेंटिव टू सेव एंड इन्वेस्ट, to restrain inflationary forces in the economy in order to ensure price stability, to ensure equitable distribution of income and wealth so that fruit of economic growth are fairly distributed। ठीक है, तो यानी चार जो है आपके वो ऑब्जेक्टिव यहाँ पे आप देख सकते हैं। एक, रिसोर्सेज को मोबिलाइज किया जाएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट किया जाएगा, इन्फ्लेशनरी फोर्सेज जो है इकोनॉमी में वो ठीक की जाएंगी और प्राइस स्टेबिलिटी जो है वो लाई जाएगी, और क्या है? इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन जो है इनकम का वो किया जाएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए ये काम आता है। ठीक है, फिजिकल पॉलिसी, या कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्मेशन के लिए भी यूज होगी क्या? फिजिकल पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी के ये सारे ऑब्जेक्टिव जो हैं वो किस में रहेंगे? आपके
एक डेवलपिंग कंट्री के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सब क्या था? फिस्कल पॉलिसी। अब आपको मैंने हर लेक्चर में ये बताया कि फिस्कल पॉलिसी को हम क्या बोलते हैं? बजटरी पॉलिसी। क्या बोलते हैं? बजटरी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, क्योंकि अपने बजट के थ्रू ही गवर्नमेंट क्या करती है? फिस्कल पॉलिसी जो है अपनी वो डिसाइड करती है। तो यहाँ पे बजट जो है, मैंने आपको पहले भी बोला था कि बजट से आपको क्वेश्चन आया था। ठीक है, यानी आपने क्वेश्चन देखा होगा बजट से क्या क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि कैसे जो है वो जो है अपना बजट डेफिसिट जो है वो कैसे कम किया जा सकता है। ठीक है, जिसमें मैंने आपको आंसर बताया था कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स को जो है कम करके आप जो है अपना बजट डेफिसिट जो है वो कम कर सकते हैं। इसलिए मैंने तब आपको बताया था कि मैं जो है बजट भी आपको जो है इसमें पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले गवर्नमेंट बजट के बारे में यहाँ पे मैं एक छोटा सा ब्रीफ जो है आपको दे दूं। गवर्नमेंट बजट जो है वो दो तरह से डिवाइड किया जाता है। ठीक है, दो चीजों में डिवाइड किया जाता है, एक रेवेन्यू बजट, एक कैपिटल बजट। ठीक है, सबसे इसको आराम से आप समझेंगे तो आपको इजीली जो है वो समझ आ जाएगा। ठीक है, कौन कौन से दो तरीके होंगे? एक होगा आपका कौन कौन से दो बजट होंगे? एक होगा रेवेन्यू बजट, एक होगा कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट में एक रिसीट साइड होगी, एक एक्सपेंडिचर साइड होगी। कौन सी? मैं इसको आर से मेंशन करूंगा, इसको ई से। ठीक है, ये वाला एक रिसीट साइड होगी, एक एक्सपेंडिचर साइड होगी। रिसीट साइड मतलब जो भी इनकम्स गवर्नमेंट को आएंगी, क्या होगा? इनकम्स गवर्नमेंट को आएंगी। एक्सपेंडिचर मतलब जो भी गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स करेगी, यानी जो भी पैसा गवर्नमेंट से जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है? ये रिसीट है, ये क्या है? एक्सपेंडिचर है। ठीक है, तो ये रिसीट है, ये एक्सपेंडिचर है, ये रिसीट है, ये एक्सपेंडिचर है। रेवेन्यू रिसीट होगा, कैपिटल रिसीट होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। ठीक है, इतना समझ गए आप? इसको क्या बोलेंगे? रेवेन्यू बजट, इसको क्या बोलेंगे? कैपिटल बजट, या इसको रिसीट साइड और एक्सपेंडिचर साइड भी आप बोल सकते हो। जैसे रिसीट साइड में दो पार्ट, एक्सपेंडिचर साइड में भी दो पार्ट, यानी इसमें आ जाएगा रेवेन्यू रिसीट्स, कैपिटल रिसीट्स, इसमें आ जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो यानी रिसीट साइड और एक्सपेंडिचर साइड से भी आप देख सकते हैं, या इसको कैपिटल बजट और रेवेन्यू बजट में भी आप देख सकते हैं। तो ये दो पार्ट जो है वो आपको आपके पास में होंगे। अब यहाँ पे देखो, जो ये वाला है रेवेन्यू रिसीट्स, ये वाला है रेवेन्यू रिसीट्स, यानी वो चीजें जो पैसे की फॉर्म में गवर्नमेंट के पास में आने वाली हैं। रिसीट्स तो है ही है, ठीक है, रिसीट्स मतलब इनकम तो है ही है, लेकिन किसकी फॉर्म में आने वाली है? पैसे की फॉर्म में, रेवेन्यू की फॉर्म में। उसमें टैक्स रिसीव रेवेन्यू हो सकती है, नॉन टैक्स हो सकती है। टैक्स में क्या आ गया? डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, यानी इनकम या जीएसटी। ठीक है, इसके थ्रू आएगी। नॉन टैक्स यानी कोई प्लेंटिस हो गया, कोई फाइन्स हो गया, कोई इंटरेस्ट पेमेंट्स हो गया, ये सारी किस में आ जाएंगी? नॉन टैक्स रेवेन्यू में। यानी गवर्नमेंट के पास में जो पैसा आने वाला है। ठीक है, गवर्नमेंट के पास में जो पैसा आने वाला है। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर कर रही है, ये वाला। ठीक है, कौन सा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर कर रही है किसकी फॉर्म में? पैसे की फॉर्म में। ठीक है, रेवेन्यू की फॉर्म में, प्योर मनी की फॉर्म में। वो क्या हो सकता है? वो आपकी हो सकती है जो सैलरीज देगी इंप्लॉइज को। ठीक है, जो पेंशन देगी। ठीक है, या इसके अलावा जो स्टेट्स को फंड्स देगी। ठीक है, ठीक है, ये सारी चीजें जो हैं वो इसमें आ जाएंगी। ठीक है, जो कि एक्सपेंडिचर हो रहा है गवर्नमेंट का रेवेन्यू की फॉर्म में। अब आ जाओ कैपिटल बजट के ऊपर। कैपिटल रिसीट्स यानी ऐसी चीजें जो कि आपके पास में आ रही हैं लेकिन कैपिटल की फॉर्म में आ रही हैं। लाइकवाइज आपकी कोई रिकवरी ऑफ लोन हो जाए। ठीक है, कोई रिकवरी ऑफ लोन हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा आपका? आपके पास इनकम तो आ रही है लेकिन कैपिटल की फॉर्म में। या आप क्या कर दो? डिस इन्वेस्टमेंट कर दो अपनी किसी एसेट्स को, तो ये क्या आ जाएगी? कैपिटल रिसीट्स आ जाएगी। अब इसी तरफ दूसरी तरफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी ऐसा एक्सपेंडिचर जो कि एसेट्स को क्रिएट कर रहा है। एसेट्स को क्रिएट कर रहा है, वो क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है? ऐसा एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर तो हो रहा है लेकिन कोई कैपिटल क्रिएट करे, कोई एसेट्स क्रिएट करे। लाइकवाइज इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट करना। ठीक है, हॉस्पिटल्स पे एक्सपेंडिचर करना, एजुकेशन पे एक्सपेंडिचर करना, रोड्स पे करना, बिल्डिंग्स पे करना, जो कि एसेट्स बनाए, उसे क्या बोलेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब यहाँ पे आप एक चीज देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको ब्रीफली जो है इन चीजों के बारे में बता दिया। अब यहाँ पे देखो, अब जब रेवेन्यू क्या होगा? रेवेन्यू डेफिशिट। ठीक है, रेवेन्यू डेफिशिट क्या होगा? जब रेवेन्यू रिसीट्स जो होंगी वो लेस देन होंगी किससे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से। ठीक है, रेवेन्यू रिसीट्स क्या होंगी? लेस देन होंगी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से। उसे क्या बोलेंगे? रेवेन्यू डेफिसिट। यानी जो इनकम आप कमा रहे हैं वो कम है जो इनकम आप खर्च कर रहे हैं। ठीक है, वो क्या होगा? रेवेन्यू डेफिसिट। ठीक है, इसके बाद बजट डेफिसिट। ठीक है, बजट डेफिसिट क्या है? बजट डेफिसिट यानी ओवरऑल जो आपकी रिसीट्स हैं। ठीक है, मतलब जो आपकी ओवरऑल रिसीट्स हैं। ओवरऑल रिसीट्स का क्या मतलब है? ये वाली,
इसके अंदर दो पार्ट्स थे ना, रेवेन्यू रिसीट्स, कैपिटल रिसीट्स। ये जो ओवरऑल रिसीट्स हैं ये लेस देन हो ओवरऑल कैपिटल से, ठीक है, ओवरऑल एक्सपेंडिचर से, तो वो क्या होगा, बजट डेफिसिट, ठीक है। यानी जब एक्सपेंडिचर्स एक्सीड कर जाए किसको, रिसीट्स को, यानी जब स्पेंडिंग्स जो है वो इंक्रीज हो, एक्सीड हो, इनकम जो है वो कम हो, वो क्या है, रेवेन्यू डेफिसिट, ठीक है। तो इस तरह के डेफिसिट जो है वो यहाँ पे मैंने डिस्कस भी आपके साथ में किए हुए हैं। यहाँ पे देखो डेफिसिट जो है वो सारे मैंने आपके साथ में डिस्कस भी यहाँ पे किए हुए हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो है यहाँ पे कुछ चीजें जो है मैंने आपको किसके रिलेटेड बताई हैं, आपके बजट के रिलेटेड, के बजट के रिलेटेड, बजट को क्या बोलते हैं, यानी बजट टर्म जो है वो कहीं पे भी आपको मिलेगा नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में यूज किया हुआ, उसे हम क्या बोलते हैं, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें रिसीट्स और एक्सपेंडिचर होते हैं। आर्टिकल 112 जो है इसके साथ में डील करता है। बजट कंप्राइजेस मेनली टू पार्ट्स, रेवेन्यू अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, जो मैंने आपको पहले यहाँ पे बताया, क्या, रेवेन्यू बजट, कैपिटल बजट, ठीक है, वही यहाँ पे लिखा है। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं गवर्नमेंट बजट के, एलोकेशन की जाए रिसोर्सेज की, इनकम की रीडिस्ट्रीब्यूशन की जाए, फेयर और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो इनकम की, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ठीक है, ये सारी चीजें जो है क्या होती हैं, गवर्नमेंट के बजट का ऑब्जेक्टिव होता है। कंपोनेंट्स क्या होते हैं गवर्नमेंट बजट के, रेवेन्यू रिसीट्स होती हैं, कैपिटल रिसीट्स होती हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं और कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं यहाँ पे आपको डिस्कस करके। ये वही है, जैसे यहाँ पे रेवेन्यू रिसीट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर, वही चीजें यहाँ पे लिखी हैं। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी पीपीटी की, आप इसमें जाके इसे रीड आउट कर सकते हैं। इसमें हालांकि है कुछ नहीं, आपको सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है, ठीक है, कि जैसे कैपिटल रिसीट्स है, कैपिटल रिसीट्स के अंडर क्या चीज आती है, लाइक वाइज एग्जांपल में मैंने लिखा है, मनी रिसीव्ड बाय सेल ऑफ गवर्नमेंट असेट्स लाइक सेल ऑफ शेयर्स इन पीएसयूज, जैसे मैंने बोला डिसइन्वेस्टमेंट से अगर कोई आपको रिसीट्स आए, कैपिटल रिसीट्स आए, अगर आप डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, यहाँ पे देखो पीएसयू की डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इस तरह से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, कि कोई भी जो है इंटरेस्ट पेमेंट जो है गवर्नमेंट के थ्रू की जाए, एक मिनट यहाँ पे कहाँ पे गया, ये कोई भी जो है इंटरेस्ट पेमेंट की जाए किसके थ्रू, गवर्नमेंट के थ्रू, या फिर ग्रांट्स गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट एंड अदर पार्टीज। तो कोई भी पैसा, कोई भी एक्सपेंडिचर जो कैश की फॉर्म में, मनी की फॉर्म में गवर्नमेंट के पास से जा रहा है, उसे क्या बोलेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इस तरह से कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, ठीक है, मतलब कैपिटल के ऊपर एक्सपेंडिचर हो रहा है, जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, इक्विपमेंट, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, इस तरह की चीजों के ऊपर हो रहा है, जो क्या करेगा, क्रिएशन ऑफ फिजिकल और फाइनेंशियल असेट्स। मैंने पहले बताया कि कोई भी असेट्स को क्रिएट करे। तो इस तरह से एक एग्जाम्पल जो है वो क्वेश्चन में पूछ सकता है और आपसे पूछ सकता है कि ये किसका पार्ट है, इन चारों ही कंपोनेंट्स को, जो भी चार आपके कंपोनेंट्स हैं किसके, बजट के, ठीक है, ये चारों आपको एकदम पता होने चाहिए कि इनके अंडर क्या क्या चीजें आती हैं, इनका क्या मतलब है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, डेफिसिट्स। मैंने आपको पहले बताया रेवेन्यू डेफिसिट मतलब डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू रिसीट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब देखो एक चीज नई टर्म जो है इसे 2011 में जो है वो बजट में जोड़ा गया, क्या, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। इसका क्या मतलब है, रेवेन्यू डेफिसिट हमने पढ़ लिया, इट इट इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू डेफिसिट एंड द क्रिएशन ऑफ द एसेट्स। अब देखो क्या होगा यहाँ पे, रेवेन्यू डेफिसिट क्या है, जब क्या होगा, रेवेन्यू रिसीट्स जो है वो कम होंगी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा, ठीक है, ये हमने देख लिया, ये क्या है, रेवेन्यू डेफिसिट। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या है, जब इस रेवेन्यू डेफिसिट में से हम माइनस कर देंगे क्या, ऐसा फंड या ग्रांट्स जो किसके लिए दी गई हैं, क्रिएशन ऑफ कैपिटल, क्रिएशन ऑफ कैपिटल। यानी आपने स्टेट गवर्नमेंट को कुछ जो है अमाउंट दिया, ठीक है, किसकी फॉर्म में दिया, मनी की फॉर्म में दिया, ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा वो, ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, चूंकि मनी की फॉर्म में एक्सपेंडिचर किया आपने, स्टेट गवर्नमेंट को पैसे दिए, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने उसे यूज किया क्रिएशन ऑफ कैपिटल के लिए, उससे कुछ जो है क्रिएशन की कैपिटल की। अगर ऐसा फंड इसमें से माइनस कर देंगे, किसमें से, रेवेन्यू डेफिसिट में से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास में जो बचेगा वो क्या होगा, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, ठीक है। होप ये आपको समझ आ गया होगा कि जब हम क्या करते हैं, रेवेन्यू डेफिसिट में से क्रिएशन ऑफ कैपिटल असेट्स को माइनस कर देंगे, निकाल देंगे, तो हमारे पास में क्या बचेगा, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट, टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल रिसीट्स में से जब हम क्या करेंगे, बोरोविंग्स को निकाल देंगे, तो हमारे पास में क्या बचेगा, फिस्कल डेफिसिट। बजट डेफिसिट ऑलरेडी मैंने बता दिया, बजटरी रिसीट्स और बजटरी एक्सपेंडिचर के बीच का जो डिफरेंस है उसे क्या बोलेंगे, बजट डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट मींस जो आपका प्राइमरी डेफिसिट जो है फिजिकल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट्स, यानी इसमें से हम माइनस कर देंगे इंटरेस्ट पेमेंट्स, तो हमारे पास में क्या निकल के आएगा, प्राइमरी डेफिसिट्स। मोनेटाइज डेफिसिट्स, बोरोविंग मेड फ्रॉम आरबीआई थ्रू प्रिंटिंग फ्रेश करेंसी, द प्रिंटिंग मनी इज कॉल्ड हाई पावर्ड मनी, ठीक है। तो ऐसी बोरोविंग्स मेड फ्रॉम, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट लेती है किससे, आरबीआई से, थ्रू प्रिंटिंग फ्रेश करेंसी, इस तरह के डेफिसिट को क्या बोलते हैं, मोनेटाइज डेफिसिट, ठीक है।
नेक्स्ट क्या है, वेरियस बजटिंग टेक्निक्स। ठीक है, बजटिंग टेक्निक्स जो है इसमें से क्वेश्चन जो है वो जरूर आपसे पूछा जा सकता है। सबसे पहली बजटिंग टेक्निक क्या है, इंक्रीमेंटल बजटिंग टेक्निक, यानी कि incremental budgeting takes last year actual figures and adds or subtract a percentage to obtain current year's budget। ठीक है, यानी लास्ट ईयर के बजट जो था उसमें से एक्चुअल फिगर्स को लेके, एक्चुअल नंबर्स को लेके उसमें कुछ इंक्रीमेंटल करके नया बजट बनाया जाए, उसे क्या बोलेंगे, इंक्रीमेंटल बजटिंग। एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग, सेकंड क्या है, एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग। ठीक है, एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग इज अ टॉप डाउन बजटिंग अप्रोच दैट डिटरमाइन द नंबर ऑफ इनपुट रिक्वायर्ड टू सपोर्ट द टारगेट और आउटपुट सेट बाय द कंपनी या फिर कंट्री। ठीक है, कंपनी की जगह आप कंट्री जो है इसे देख सकते हैं। ठीक है, तो एक्टिविटी बेस्ड मतलब क्या है, जो क्या एक्टिविटीज जो है वो परफॉर्म की गई गवर्नमेंट के द्वारा, टॉप टू डाउन बजटिंग अप्रोच जो है इसमें अडॉप्ट की जाती है। ठीक है, थर्ड जो है वैल्यू प्रोपोजिशन बजटिंग। वैल्यू प्रोपोजिशन बजटिंग इज रियली अ माइंड सेट अबाउट मेकिंग श्योर एवरीथिंग इज इंक्लूडिंग इन द बजट डिलीवर वैल्यू फॉर द बिजनेसेस या फिर कंट्री। ठीक है, यानी इसमें वैल्यू प्रोपोजिशन में हर एक चीज जो है मेक श्योर किया जाता है कि इसमें हर एक चीज जो है वो इंक्लूड की जाए। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका वो क्या है, नेक्स्ट है आपका जीरो बजटिंग, जीरो बेस्ड बजटिंग। जीरो बेस्ड बजटिंग इंपॉर्टेंट है। जीरो बेस्ड बजटिंग starts with the assumption that all department budgets are zero and must be rebuilt from scratch। ठीक है, यानी अब यहाँ पे आपने फर्स्ट जो पढ़ा यहाँ पे इंक्रीमेंटल, तो इंक्रीमेंटल में हमने क्या देखा कि इसमें हम लास्ट ईयर की कुछ फिगर्स जो है वो ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हम बिल्कुल ये भूल जाते हैं, यहाँ पे हम ये बिल्कुल भूल जाएंगे कि किसी डिपार्टमेंट को हमने कितना फंड जो है वो एलोकेट किया था। हमारे लिए यहाँ पे जीरो जो है, हम जीरो से फिर से स्टार्ट करेंगे कि सभी डिपार्टमेंट्स के पास में क्या है, जीरो फंड्स अवेलेबल है, किसी के पास में कोई फंड अवेलेबल नहीं है, वहां से हम शुरू शुरू करेंगे और फिर से रीबिल्ड करेंगे, उसे हम बोलेंगे जीरो बेस्ड बजटिंग। ठीक है, जेंडर बजटिंग, इट कंप्राइसेस द एक्सटेंट ऑफ स्पेंडिंग फॉर वुमेन इंपावरमेंट। ठीक है, तो वुमेन इंपावरमेंट के लिए बजट में कुछ स्पेशल प्रोविजन जब किए जाते हैं उसे बोलते हैं जेंडर बजटिंग। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि एक अलग से बजट जो है वो वुमेन्स के लिए बनाया जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन जो है आपसे पूछ के आपको कंफ्यूज किया जाता है बड़े सारे एग्जाम में कि जेंडर बजटिंग का ये मतलब होता है कि वुमेन्स के लिए अलग से बजट बनाया जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसी बजट में वुमेन के लिए एक अलग से जो है कुछ प्रोविजंस किए जाते हैं सेम बजट में, उसे क्या बोलते हैं, बजट जेंडर बजटिंग, जो कि वुमेन इंपावरमेंट के लिए होता है। ठीक है, उसके बाद आ गया आउटकम बेस्ड और परफॉर्मेंस बेस्ड बजटिंग। तो आउटकम बेस्ड बजटिंग रेफर टू द प्रैक्टिस ऑफ सजेस्टिंग एंड लिस्टिंग ऑफ एस्टिमेट आउटकम ऑफ ईच प्रोग्राम एंड स्कीम डिजाइन। तो गवर्नमेंट जो है बहुत सारी स्कीम्स और प्रोग्राम जो है हर बजट में डिजाइन करती है, लाइक वाइज जनधन योजना हो गया, आपका ग्रामीण सड़क योजना हो गया, ठीक है, इसके बाद पीएम किसान हो गया, या हर घर जल शक्ति हो गया, इस तरह के बहुत सारी स्कीम्स हैं। ठीक है, तो इन सारी स्कीम्स के क्या आउटकम हुए, क्या परफॉर्मेंस इनकी हुई, उन सबको एस्टिमेट करके उसके बेस पे बजट बनाया जाए, उसे बोलेंगे परफॉर्मेंस बेस्ड या फिर आउटकम बेस्ड बजटिंग। ठीक है, तो ये सारा जो था आपका फिस्कल पॉलिसी और गवर्नमेंट बजट में आपके लिए इंपॉर्टेंट चीजें जो थी वो मैंने इसमें आपको पढ़ा दी। नेक्स्ट है आपका मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला फिस्कल पॉलिसी एक गवर्नमेंट की पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो सेंट्रल बैंक की पॉलिसी है, यानी आरबीआई की पॉलिसी है। इज मेड बाय central bank by using interest rate and other instrument to influence money supply in the economy to achieve certain microeconomic goals। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात आ गई, तो इसका मतलब यहाँ पे फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी दोनों ही टर्म्स जो हैं वो किस में यूज की जाती हैं, मैक्रो इकोनॉमिक गोल्स में की जाती है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है मॉनेटरी पॉलिसी का, एक्सेलरेट करना इकोनॉमिक ग्रोथ को, स्टेबिलिटी लाना प्राइस में, एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी लाना, बैलेंस करना सेविंग और इन्वेस्टमेंट को, और इंप्लॉयमेंट जनरेट करना, ये आपके माइंड में होना चाहिए। इनमें से कोई भी ऑप्शन जो है वो आपको पूछा जा सकता है कि मॉनेटरी पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, अब likewise fiscal policy monetary policy also has two types। ठीक है, फर्स्ट टाइप इज एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी और सेकंड इज टाइट, या फिर इसको वही कंस्ट्रक्शनरी बोल सकते हो आप। ठीक है, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे जो है आपको एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, यानी सिचुएशन क्या है, व्हेन देयर इज रिसेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, जैसे हमने उसमें भी बताया फिजिकल पॉलिसी में। अब आरबीआई क्या करेगी, टेक करेगी कुछ मेजर। सबसे पहले क्या करेगी, बाय करेगी सिक्योरिटीज थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशन, रिड्यूस करेगी सीआरआर और लो करेगी बैंक रेट्स। ठीक है, इन सब चीजों से जब वो करेगी, वो क्या कर रही है, वो इकोनॉमी में क्या कर रही है, पैसा जो है वो डाल रही है। ठीक है, इकोनॉमी में क्या कर रही है, पैसा डाल रही है। जब इकोनॉमी में से
बाय कर लेगी सिक्योरिटीज को, ठीक है। तो सिक्योरिटीज बाय करेगी, उसके बदले में क्या देगी, फंड्स देगी, किसको, जनरल पब्लिक को। तो गवर्नमेंट जो तो पब्लिक के हाथ में क्या आ गया, मनी आ गई। जब सीआरआर को कम कर देगी, सीआर क्या है, यहाँ पे मैंने टर्म्स में लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे सीआरआर जो है यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ। सीआरआर क्या है, जब आपका क्रेडिट रेशियो जो है उसको कम कर दिया जाएगा। अब बैंक्स के पास में ज्यादा पैसे होंगे लोन के लिए, तो गवर्नमेंट जो बैंक हो ज्यादा ज्यादा लोन देगी पीपल्स को, तो लोगों के हाथ में पैसा फिर से बढ़ गया। और बैंक रेट्स को जो है अगर लो किया जाएगा, मतलब इंटरेस्ट रेट्स जो होते हैं बैंक रेट्स के, उन्हें कम किया जाएगा, तो इससे भी पैसा जो है पब्लिक के पास में वो बढ़ेगा। तो इन तीनों मेजर से आरबीआई क्या कर रहा है, फंड्स को इंक्रीज कर रहा है मार्केट के अंदर, क्योंकि मार्केट के अंदर ऑलरेडी कौन सी सिचुएशन है, रिसेशन की। जब ये सारे मेजर आरबीआई लेगा, फिर क्या होगा, मनी सप्लाई इंक्रीज होगी, इंटरेस्ट रेट फॉल करेगा, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, ओवरऑल आउटपुट जो है वो इंक्रीज होगा, और इकोनॉमी जो है रिसेशन से और अनएम्प्लॉयमेंट से बाहर निकलेगी। इसे क्या बोलेंगे, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। टाइट मॉनेटरी पॉलिसी मतलब जब यहाँ पे इस सिचुएशन में अनएम्प्लॉयमेंट ना होकर के इन्फ्लेशन हो, फिर आरबीआई करेगी मेजर अपने, इसमें क्या करेगी, सेल कर देगी क्या, सिक्योरिटीज को। यहाँ पे सिक्योरिटीज को बाय किया था, यहाँ पे देखो आप, एक मिनट, हाँ यहाँ पे सिक्योरिटीज को क्या किया था, बाय किया था, यहाँ पे सिक्योरिटीज को सेल कर देगी। सिक्योरिटी को सेल करने का क्या मतलब है, जब इस सिक्योरिटी को कोई पब्लिक पीपल जो है वो लोग खरीदेंगे, तो उसके बदले में पैसा जो है वो आरबीआई को दे देंगे। यानी जो पीपल्स के पास में पैसा था वो आरबीआई ने ले लिया, ठीक है, वो पैसा सिक्योरिटीज दे के उनको पैसा ले लिया, तो पैसा कम हो गया। राइज कर देगी सीआरआर या एसएलआर, सेचुरेटरी लिक्विडिटी रेशियो या फिर क्रेडिट रेशियो, इन दोनों को अगर बढ़ा देगी, तो बैंक को अपने पास डिपॉजिट का पैसा ज्यादा रखना पड़ेगा और लोन कम देना पड़ेगा, जिससे कि फंड्स जो है वो कम हो जाएंगे, ठीक है, जनरल सी बात है। और बैंक रेट को भी हम राइज करेंगे तो फंड जो है वो कम हो जाएंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे मनी सप्लाई कम होगी, इंटरेस्ट रेट ज्यादा होंगे, इन्वेस्टमेंट कम होगा, एग्रीगेट डिमांड कम होगी, प्राइस लेवल भी फॉल करेगा। जब प्राइस लेवल फॉल करेगा तो इन्फ्लेशन जो था वो कम हो जाएगा। तो इस तरह से टाइट मॉनेटरी पॉलिसी से गवर्नमेंट कैसे जो है अपना टारगेट अचीव करती है, ये दोनों चीजें मैंने यहाँ पे आपको बताई। यही जो है मॉनेटरी पॉलिसी है, इसके अलावा कोई भी चीज जो है आपसे नहीं पूछी जाती मॉनेटरी पॉलिसी की, ठीक है। अगर पूछी जाएगी तो वो यहाँ पे मैंने ऐड की हुई है, ठीक है, इंपॉर्टेंट टर्म्स में। सबसे पहले बैंक रेट्स क्या होते हैं, जिसके ऊपर आरबीआई जो है वो लॉन्ग टर्म लोन जो देता है कमर्शियल बैंक को, इट इज यूज्ड फॉर मैनेजिंग मनी सप्लाई, ठीक है। तो हमें पता ही है कि मनी सप्लाई को मैनेज करने के लिए दिया जाता है, लेकिन एक लॉन्ग टर्म लोन है, ठीक है, ये याद रखना आपके माइंड में, लॉन्ग टर्म लोन। वहीं पे जो रेपो रेट है ना, वो क्या है, वो शॉर्ट टर्म लोन है। क्या है, यहाँ पे देखो, शॉर्ट टर्म लोन है। बैंक रेट जो है वो लॉन्ग टर्म लोन है, ठीक है। अब रेपो रेट और बैंक रेट में क्या फर्क है, रेपो रेट में कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो है, बॉन्ड्स जो है, वो बैंक को आरबीआई को देने होते हैं लोन लेने के बदले, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट रेट्स भी कम होते हैं, ठीक है। वो और ये शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, ठीक है। ये हो गया रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट बिल्कुल इसका रिवर्स है, जब कमर्शियल बैंक से आरबीआई लोन ले, ठीक है। रेपो रेट का क्या मतलब है, जब आरबीआई से कमर्शियल बैंक ले, कमर्शियल बैंक कौन होगी, जैसे जेके बैंक हो गया आपका, एसबीआई हो गया, पीएनबी हो गया, ये हमारे कमर्शियल बैंक हैं। जब ये आरबीआई से लोन लेंगे तो इसे क्या बोलेंगे, शॉर्ट टर्म मनी लेंगे, लोन शॉर्ट टर्म मनी लेंगे, तो इसे क्या बोलेंगे, रेपो रेट। जब आरबीआई इन कमर्शियल बैंक से लोन ले तो उसे क्या बोलेंगे, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। अब कैश रिजर्व रेशियो सीआरआर जिसकी हमने बात की, ये क्या है, ये ऐसा प्रोपोर्शन है जो बैंक को डिपॉजिट का अपने पास या फिर आरबीआई के पास में रखना होता है विद नो इंटरेस्ट। यानी आप बैंक में गए, आपने 100 रुपया डिपॉजिट किया, इसका अगर 10% आपका सीआरआर है, ठीक है, 10% सीआरआर है, तो यानी 10 रुपीज जो है वो बैंक जो है वो एज अ रिजर्व जो है अपने पास में रख लेगा, बाकी 90 रुपीज का वो आगे लोन जो है वो दे सकता है। तो इसे क्या बोलते हैं, सीआरआर, ठीक है। स्टैंडर्ड डिपॉजिट फैसिलिटी क्या है, इज अ कोलेटरल फ्री अरेंजमेंट, मीनिंग दैट आरबीआई नीड नॉट टू गिव कोलेटरल फॉर लिक्विडिटी ऑब्जर्वेशन, ठीक, ऑब्जर्वेशन, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि ऐसा लोन जो कोलेटरल फ्री हो। यहाँ पे कोलेटरल, जहां पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की जरूरत है, यानी कोलेटरल लोन था, ये कोलेटरल फ्री लोन है, ठीक है, जो कि बैंक्स जो हैं वो आपस में लेते हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशन, यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को परचेज या सेल करना मार्केट के अंदर, उसे क्या बोलते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन। इंटरेस्ट रेट का क्या मतलब होता है, जो एक चार्ज हमें पेड किया जाता है किसके लिए, मनी यूज करने के लिए, यानी जो हम लोन लेते हैं उसके ऊपर जो चार्जेस पेड करते हैं उसे इंटरेस्ट रेट बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेकेंड टॉपिक, जो कि मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी। इसके साथ में मैंने बजट भी आपको जो है वो पढ़ा दिया, पीपीटी आपको मिल जाएगी, आप इसे फिर से रिवाइज कर सकते हैं। थर्ड जो है आपका टॉपिक वो क्या है, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर डिमांड, ठीक है, जिसमें से एक क्वेश्चन जो है आपको पूछा गया था इंडिफरेंस कर्व का, ठीक है। इंडिफरेंस कर्व का क्वेश्चन आपको क्या पूछा गया था, वो पूछा गया था आपका करेक्टरिस्टिक्स से, किससे, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व,
जिसमें से आपको शायद पूछा गया था उसके स्लोप के ऊपर, ठीक है, इंडिफरेंस कर्व के स्लोप के ऊपर जो है वो क्वेश्चन शायद आपको पूछा गया था। तो यहाँ पे सारे जो है हम कवर करेंगे। सबसे पहले कंज्यूमर डिमांड जो है, इसको एनालिसिस जो है वो किस तरह से की जाती है, दो तरह से, ठीक है। सबसे पहले यूटिलिटी एनालिसिस। तो यूटिलिटी एनालिसिस का क्या मतलब है? यूटिलिटी एनालिसिस मतलब यूटिलिटी ऑफ अ कम्युनिटी। यूटिलिटी किसे बोलते हैं? जो कम्युनिटी की वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी होती है उसे क्या बोलते हैं? यूटिलिटी, ठीक है। वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी को क्या बोलते हैं? यूटिलिटी। यूटिलिटी दो तरह की होती है, कार्डिनल और ऑर्डिनल, ठीक है। कार्डिनल और ऑर्डिनल। कार्डिनल में ही आप पढ़ते हैं क्या? टोटल यूटिलिटी, मार्जिन यूटिलिटी, ये सारा। और ऑर्डिनल में ही आप पढ़ते हैं क्या? इंडिफरेंस कर्व, ठीक है। इंडिफरेंस कर्व किसमें पढ़ते हैं? ऑर्डिनल में। इंडिफरेंस कर्व अप्रोच जो है वो ऑर्डिनल से निकली है, और टोटल प्रोडक्टिविटी, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी अप्रोच जो है वो कार्डिनल से निकली है। कार्डिनल का क्या मतलब है? जब हम अज्यूम करें लेवल ऑफ यूटिलिटी को कि हम उससे एक्सप्रेस कर सकते हैं नंबर्स के बीच, 1 2 3 4 5, ठीक है। यानी आपने कोई चीज कंज्यूम की, एक एप्पल कंज्यूम किया, तो आपसे पूछें कि इस एप्पल को कंज्यूम करने के बाद में आपको कितनी सेटिस्फेक्शन मिली, तो आप उसका रिप्लाई नंबर्स में करें, 5 4 या 3। तो इस तरह की यूटिलिटी को क्या बोलेंगे? इस तरह की अप्रोच को क्या बोलेंगे? इस तरह की एनालिसिस को क्या बोलेंगे? कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। फॉर एग्जांपल वी कैन मेजर यूटिलिटी ड्राइव फ्रॉम शर्ट एंड से द शर्ट गिव मी 50 यूनिट्स ऑफ यूटिलिटी। तो इस तरह से जब हम किसी चीज को मेजर करेंगे तो उसे क्या बोलेंगे? कार्डिनल यूटिलिटी, जो कि किसने दी है? मार्शल ने, ठीक है। आपको याद रखना है, मार्शल के थ्रू जो है, अल्फ्रेड मार्शल के थ्रू जो है ये अप्रोच जो है वो दी गई है। और भी इकोनॉमिस्ट जो है इसके साथ में एसोसिएटेड हैं, ठीक है। अब मेजर कैसे करते हैं टोटल यूटिलिटी को? या तो टोटल यूटिलिटी हो सकती है या मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी मतलब जो आपको टोटल ओवरऑल टोटल सेटिस्फेक्शन किसी एक कम्युनिटी से मिल रही है। मार्जिनल यूटिलिटी मतलब जब टोटल यूटिलिटी के अंदर एक एडिशनल यूनिट और ऐड करेंगे तो उससे कितनी यूटिलिटी मिल रही है। यानी पहले आप एक चीज कंज्यूम कर रहे थे, आपको 100 मिल रही थी, 10 मिल रही थी। जब आपने सेकंड चीज और ऐड की, यूनिट और ऐड किया, तो आपको 12 होगी। तो एडिशनल क्या हुआ इसमें? 2, ठीक है। 2 यूनिट, 2 यूटिलिटी जो है वो आपको एडिशनल जो मिली, इसे क्या बोलेंगे? मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। जो मार्जिन जो है उसके अंदर है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके अंदर इसका ग्राफ और जो है टेबल जो है मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक ब्रेड है जिसे आप कंज्यूम कर रहे हैं, इसका फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट, फिफ्थ यूनिट, यानी 5 ब्रेड जो है आपने कंज्यूम किया। जब आपने फर्स्ट ब्रेड कंज्यूम किया तो आपको जो मार्जिनल यूटिलिटी मिली वो 6 थी, और टोटल यूटिलिटी भी 6 थी, ठीक है। जब आपने सेकंड सॉरी जब आपने सेकंड ब्रेड कंज्यूम किया तो आपकी टोटल यूटिलिटी 10 थी, और मार्जिनल यूटिलिटी जो थी आपकी 4 थी, ठीक है। यानी 6 और 10 के बीच का डिफरेंस क्या है? 4, ठीक है। तो ये आपकी सेकंड यूटिलिटी होगी। थर्ड कंज्यूम किया तो 2, यानी आपकी टोटल यूटिलिटी 12 थी, और मार्जिनल यूटिलिटी निकल के आई कितनी? 2, यानी 10 और 12 के बीच में डिफरेंस कितना है? 2 का, ठीक है। अब 2 से जब आप फोर्थ यूनिट कंज्यूम किया तो मार्जिनल यूटिलिटी 0 होगी, क्योंकि टोटल यूटिलिटी आपकी 12 है। तो 12 और 12 के बीच में डिफरेंस कितना हो गया? 0 का। यानी अब इससे आपको कोई भी यूटिलिटी नहीं मिली। अब अगर आप फिफ्थ और कंज्यूम करेंगे तो आप नेगेटिव में चले जाएंगे, और इसकी टोटल यूटिलिटी कम होती जाएगी। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, यानी जैसे जैसे आप किसी चीज की कंजम्पशन बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे आप ब्रेड की कंजम्पशन बढ़ाते जा रहे हैं, आपकी टोटल यूटिलिटी कम होती जा रही है, मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव होती जा रही है। अब इसका ग्राफ यहाँ पे देख लो एक बार जल्दी से। पहले टोटल यूटिलिटी बढ़ रही थी पॉइंट ए तक, यानी 12 तक जो है, इसको मैं इरेज कर दूं, एक बार। तो यहाँ पे 12 तक जो है आपकी टोटल यूटिलिटी क्या है? बढ़ रही थी। ये पॉइंट ए जो है ये 12 वाला है, ठीक है। यहाँ पे टोटल यूटिलिटी बढ़ रही थी। अब क्या हुआ? धीरे धीरे टोटल यूटिलिटी डिक्रीज होने लग गई। ये क्या है? टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी डिक्रीज होने लगी, देखिए 12 से 10 हो गई। जब आपकी टोटल यूटिलिटी 12 थी तो मार्जिनल यूटिलिटी कितनी थी? 0, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी कितनी थी? 0, ठीक है। फोर्थ यूनिट। तो यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी कितनी थी? 0। तो मार्जिनल यूटिलिटी शुरू से ही आपकी कम होती गई, 0 पे जाके आपकी जब टोटल यूटिलिटी 12 थी तो मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो गई। अब जब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव होने लगी, टोटल यूटिलिटी डिक्रीज होने लगी। तो ये है आपका क्या रिलेशन, किसके अंदर? मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी के अंदर, जिसमें से क्वेश्चन जो है वो आपको पूछा जाता है। मैं आपको एक बार जल्दी से जो है इसके बारे में बता दूं, ठीक है। यहाँ पे देखो, क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है, कहाँ पे? 12 पे, तो मार्जिनल यूटिलिटी कितना है? मार्जिनल यूटिलिटी कितना है? 0। क्या है? 0। यहाँ पे देखो 0। जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है, मार्जिनल यूटिलिटी 0 होती है। जब टोटल यूटिलिटी डिक्रीज करती है, यहाँ पे डिक्रीज करती है, तो मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव होती है। जब टोटल यूटिलिटी डिक्रीज करने लग जाती है तो मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाती है। ये दूसरा रिलेशन, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे डिक्रीज है, ये आपको याद रखना है। जब मार्जिनल यूटिलिटी इंक्रीज कर रही होती है तो मार्जिनल यूटिलिटी
टोटल यूटिलिटी इंक्रीज कर रही होती है तो मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज कर रही होती है, ठीक है। यहाँ पे ये वाला पोर्शन फर्स्ट वाला, तो 3 स्टेजेस होगी इसकी, बेसिकली स्टेजेस नहीं है बट 3 पार्ट्स में आप इसको डिवाइड कर सकते हैं कि 3 तरह के डिफरेंसेस आप इसको बता सकते हैं। जब टोटल यूटिलिटी इंक्रीज कर रही है, मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज कर रही है। जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है, मार्जिनल यूटिलिटी 0 है। जब टोटल यूटिलिटी नेगेटिव है, मार्जिनल यूटिलिटी टोटल यूटिलिटी आपका डिक्रीज है तो मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव है। तो ये 3 रिलेशन आपको याद रखने हैं इस वाले से, ठीक है, इस वाले पोर्शन से, कौन से, यूटिलिटी वाले पोर्शन से। तो इसी में से निकल के आया क्या, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जो कहता है कि मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम कंज्यूमिंग ईच एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी डिक्लाइंस एज इट्स कंजम्पशन इंक्रीजेस। जैसे मैंने आपको पहले बोला कि जब जब आप कंजम्पशन इंक्रीज करेंगे किसी चीज की, आपकी टोटल यूटिलिटी डिक्रीज होती जाएगी, उसे ही हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब आ गई ऑर्डिनल अप्रोच, ठीक है, कार्डिनल अप्रोच हमने पढ़ ली, अब आ गई हमारे पास में ऑर्डिनल अप्रोच, यानी ऐसी अप्रोच जिसमें हम लोग क्या, नंबर्स में किसी चीज को मेजर ना कर पाए। जैसे यहाँ पे नंबर्स दिख रहे हैं ना, 6 4 2 6 10 12 12, इस तरह से नंबर्स में हम जो है किसी चीज को मेजर ना कर पाए। जब हम नंबर्स में मेजर नहीं करेंगे तो किस में मेजर करेंगे, इसने हमें बताया हम इसको एक्सप्रेस करेंगे किसमें, यहां पे रैंक्स में। किसी चीज को रैंक दे दें कि ये फर्स्ट नंबर पे है, ये सेकंड नंबर पे है, ये थर्ड नंबर पे है। यानी आपसे पूछा गया, आपने 3 चीजें कंज्यूम की, लाइकवाइज एप्पल, बनाना या मैंगो, तो आपसे पूछा गया कि सबसे ज्यादा यूटिलिटी किससे मिली, तो आप बोलो कि मैंगो को मैं फर्स्ट रैंक दूंगा, एप्पल को मैं सेकंड रैंक दूंगा, बनाना को मैं थर्ड रैंक दूंगा। तो जब आप रैंक्स में किसी चीज को डिफाइन करोगे, किसी चीज को नहीं, यूटिलिटी को डिफाइन करोगे, तो उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। इस पूरी अप्रोच को यहां पे मैंने आपको लिखा हुआ है क्या होती है ये टोटल ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। कंसेप्ट जो है वो मैंने आपको बता दिया कि जब रैंक्स में हम किसी चीज को मेजर करें, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो उसे बोलेंगे ऑर्डिनल यूटिलिटी। बाकी आप इस नोट्स में से पढ़ लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अब मैंने आपको बताया था कि इसी ऑर्डिनल यूटिलिटी में से निकल के आया था क्या, इंडिफरेंस कर्व। और मार्जिनल, और इसमें टोटल आपकी कार्डिनल यूटिलिटी में से क्या निकल के आया था, मार्जिनल प्रोडक्टिव, अपनी मार्जिनल यूटिलिटी, सॉरी मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी, जो हमने यहां पढ़ा। तो नेक्स्ट है हमारे पास में इंडिफरेंस कर्व, ठीक है, जिसमें से क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया था। इंडिफरेंस कर्व क्या होती है, इंडिफरेंस कर्व जॉइंट ऑल द पॉइंट्स रिप्रेजेंट बंडल्स व्हिच आर कंसीडर्ड इनडिफरेंट बाय द कंज्यूमर। कुछ बंडल्स होते हैं, यहाँ पे बना हुआ है 1 2 3 4 5, ए बी सी डी ई, तो ये 5 बंडल्स जो है आपके पास में है, ठीक है। एक तरफ गुड वाई है, एक तरफ गुड एक्स है, ठीक है। इन दोनों का क्या कॉम्बिनेशन होगा वो बताया गया है। ऊपर से ये भी लिखा गया है कि विच आर कंसीडर्ड इनडिफरेंट बाय द कंज्यूमर। वो चाहे ए पे रहे, चाहे बी पे रहे, चाहे सी पे रहे, चाहे डी पे रहे, चाहे ई पे रहे, उसको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलने वाला है, ठीक है। यानी सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलने वाला है अनटिल अनलेस, जब तक कि इंडिफरेंस कर्व वो शिफ्ट नहीं होगी, बढ़ेगी नहीं, क्योंकि हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। बट जब तक वो इसी इंडिफरेंस कर्व पे रहेगा, जो यहाँ पे बनी हुई है हमारे पास में ये वाली, जब तक इस इंडिफरेंस कर्व पे रहेगा उसको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगी इन ईच एंड एवरी पॉइंट, ठीक है, ऑन ईच एंड एवरी पॉइंट, ठीक है। तो ये आ गया इंडिफरेंस कर्व की डेफिनेशन की। एक इंडिफरेंस कर्व ऐसा कर्व होता है, उसकी जगह हम पॉइंट्स को ज्वाइंट कर देंगे तो हमें बंडल्स ऑफ गुड्स देगी। यानी बंडल्स ऑफ गुड्स क्या, यहाँ पे गुड ए है, यहाँ पे गुड बी है, तो इन दोनों के बंडल्स जो है, यहाँ पे कुछ बंडल होगा, यहाँ पे कुछ होगा, बंडल्स मिलेंगे, और हर पॉइंट पे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन जो है वो मिलने वाली है कंज्यूमर को। उसे हम क्या बोलते हैं, इंडिफरेंस कर्व बोलते हैं, कि जो हमें रिप्रेजेंट करती है कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, जो कि एक कंज्यूमर को देते हैं सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो ये चीजें जो है ये बेसिक आ गया आपका। अब यहाँ पे मैंने आईसी शेड्यूल यानी इंडिफरेंस कर्व शेड्यूल और इंडिफरेंस कर्व ग्राफ भी बनाया हुआ। एक गुड थी, जब आप उसकी कंजम्पशन 1 कर रहे थे, दूसरे की 12 कर रहे थे। यहाँ पे देखो, एक गुड जो है गुड एक्स, इसकी 1 कर रहे हैं, तो गुड वाई की 12 आइटम्स जो है वो कंज्यूम कर रहे हैं। जब गुड एक्स की 2 की, यहाँ पे 2 की, तो गुड वाई की 8 की, ठीक है, गुड वाई की 8 की। इसी तरह से आगे जो है आप देखते जाएंगे, इस तरह से चलता गया। और जब हमने इसके पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया, सारे पॉइंट्स को इस तरह से ज्वाइन कर दिया, तो हमारे पास में निकल के क्या आई, इंडिफरेंस कर्व निकल के आई, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज, जिसमें से क्वेश्चन जो है आपको पूछा गया था, द इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स नेगेटिवली और स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, शायद यही क्वेश्चन जो है आपसे पूछा गया था। दे आर कन्वेक्स टू द ओरिजिन और ओरिजिन ऑफ द एक्सिस, ठीक है। एक्सिस के से आप देखेंगे, ओरिजिन से आप देखेंगे, तो ये आपको कैसी दिखेगी, कन्वेक्स टू द ओरिजिन जो है वो आपको ये दिखने वाली है, कौन, इंडिफरेंस कर्व। एवरी इंडिफरेंस कर्व टू द राइट रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन टू द राइट, यानी इससे आगे अगर कोई इंडिफरेंस कर्व होगी इस तरह से जिसे कि हम इंडिफरेंस मैप बोलते हैं, जब बहुत सारी इंडिफरेंस होगी तो क्या बोलेंगे, इंडिफरेंस मैप। तो अगर कोई
इंडिफरेंस कर्व इससे ऊपर होगी, इंडिफरेंस कर्व 3, इंडिफरेंस कर्व 4, तो ये क्या देगी, हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देगी। हमने ऑलरेडी ये प्रॉपर्टीज जो है वो पढ़ी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इंडिफरेंस कर्व कैन नाइदर बी टच और नॉर बी इंटरसेक्ट ईच अदर, क्योंकि हमें पता है हायर इंडिफरेंस कर्व क्या देती है, हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। और अगर कोई इंडिफरेंस कर्व इस तरह से इंटरसेक्ट कर जाएगी किसी को, ठीक है, तो यानी ये तो हायर लेवल वाली इंडिफरेंस कर्व थी, ये कौन सी थी, 3, ये थी 2, तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि ये सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देगी अगर दोनों इंटरसेक्ट कर देंगी। लेकिन हमने तो पढ़ा है कि हायर लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर्व हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देगी, तो ये वाला जो इसका एक करेक्टरिस्टिक्स है वो कंट्राडिक्ट हो जाता है, इसलिए हायर जो सॉरी इंडिफरेंस कर्व है, दो इंडिफरेंस कर्व आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, ठीक है। और लास्ट है इंडिफरेंस कर्व नाइदर बी इंटरसेक्ट, अच्छा नेवर बी इंटरसेक्ट ईच अदर, अच्छा ये तो वही आ गया। अच्छा इसमें होगा कि एक्सिस को टच नहीं करी, क्या नेवर बी इंटरसेक्ट एक्सिस को, ठीक है, कोई भी एक्सिस जो है ना ही एक्स एक्सिस को और ना ही वाई एक्सिस को ये रिप्रेजेंट करेगी। अगर ऐसा करेगी तो यहाँ पे उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन जो है वो जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका आ गया किसका, प्रॉपर्टीज इंडिफरेंस कर्व की। शेप क्या होती है इंडिफरेंस कर्व की, उसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इट मे बी मेंशन दैट लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, क्या MRS, ठीक है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ये क्या है, ये क्या है, ये मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ ये क्या है। जब आप गुड एक्स को 1 कंज्यूम कर रहे थे, गुड बी को क्या कर रहे थे 2, जब गुड एक्स को 2 किया तो गुड वाई को क्या किया 8, ठीक है, यहाँ पे 12 थे 8 आ गए, यहाँ पे 1 था यहाँ पे 2 हो गया। यानी इससे कंज्यूम एक एक्स्ट्रा यूनिट इसका कंज्यूम करने के लिए, यानी 2 से यहाँ पे 1 से 2 आने के लिए आपने गुड वाई के 4 यूनिट को सेक्रीफाइस किया। 8 से 12 से कितने आगे 4। इसी तरह से नेक्स्ट 2 से 3 आने के लिए आपने क्या किया, 8 से 5 आ गए, फिर 5 से 3 आ गए, फिर 3 से 2 आ गए। तो यहां पे आप देखेंगे कि पहले का डिफरेंस कितना है 4, दूसरे का कितना है 3, 5 और हाँ ठीक है, तीसरे का कितना है 2 और लास्ट पे 1। तो यानी पहले आप सेक्रीफाइस ज्यादा कर रहे थे, ठीक है, पहले आपने 4 का सेक्रीफाइस किया, फिर 3 का, फिर 2 का, फिर 1 का, तो ये कम होता गया। ये क्या हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, डिमिनिशिंग हो रहा है, किसमें, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन में। जो आप सब्स्टिट्यूट कर रहे थे ना y के बदले x को, वो क्या हो रहा है, वो डिक्रीज होता जा रहा है, डिमिनिशिंग होता जा रहा है। इसी की वजह से इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप है वो कैसा होता है, ऐसा होता है। इंडिफरेंस कर्व का स्लोप जो है कन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है। दिस इज द मोस्ट कॉमन शेप ऑफ एन इंडिफरेंस कर्व, बट इन द केस ऑफ गुड्स बीइंग परफेक्ट सब्स्टिट्यूट द मार्जिनल रेट ऑफ डज नॉट डिमिनिश। अगर 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 ये MRS मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या हो, क्या हो, परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन हो इन दो चीजों के बीच में, यानी यहां से भी एक छोड़ रहे हैं, यहां से भी एक ले रहे हैं, यहां से भी एक छोड़ रहे हैं, यहां से भी एक ले रहे हैं, यहां से भी एक छोड़ रहे हैं, यहां से भी एक ले रहे हैं। यानी अगर ऐसा होता कि 1 से 2 गए, यहां से भी 1 से 2 गए, यहां से 2 से 3 गए, यहां से भी 2 से 3 गए, तो फिर इंडिफरेंस कर्व की शेप कैसी होनी थी, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये क्या होनी थी, इंडिफरेंस कर्व की क्या होनी थी, स्ट्रेट लाइन। MRS क्या होना था, कांस्टेंट। ये क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है, ठीक है। अगर परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन होंगी दो गुड्स तो इंडिफरेंस कर्व का शेप कैसी होगी, स्ट्रेट लाइन, और MRS कैसा होगा, कांस्टेंट। एट द सेम टाइम अगर दो चीजें कंप्लीमेंट्री होंगी तो इंडिफरेंस कर्व की शेप कैसी होगी, एल शेप होगी। एक तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, दूसरी पैरेलल टू वाई एक्सिस। यहाँ पे आप इस तरह से उसकी शेप को बताएंगे, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे आपको लिखी गई है। अभी हमने पढ़ा कि डिमिनिशिंग लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की वजह से इंडिफरेंस कर्व का स्लोप जो है वो कन्वेक्स टू द ओरिजिन है। और अगर ये MRS कांस्टेंट हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, नॉट डिमिनिशिंग हो, नॉट डिक्रीजिंग हो, तो फिर क्या होगा, परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन की एग्जांपल होगी, उस केस में इंडिफरेंस कर्व स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट डिमांड, ठीक है, बेसिक कंसेप्ट इसमें ऐड किया गया क्योंकि उसका नाम ही है डिमांड के ऊपर है, ठीक है, आपका कंज्यूमर डिमांड के ऊपर। तो डिमांड का क्या मतलब है, एक द क्वांटिटी ऑफ कम्युनिटी दैट कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय एंड इज एबल टू अफोर्ड गिवन प्राइसेस ऑफ द गुड्स एंड कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस इज कॉल्ड डिमांड फॉर द गुड्स। अगर आप किसी चीज को बाय कर रहे हैं, विलिंग टू बाय हैं और एबल टू अफोर्ड हैं, सिर्फ विलिंग टू बाय नहीं, एबल टू अफोर्ड हैं, आप उसको खरीद भी सकते हैं, उसके गिवन प्राइसेस एंड कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस को नजर में रखते हुए, तो उसे हम बोलते हैं डिमांड फॉर द कम्युनिटी, ठीक है। अब डिमांड कर्व और लाभ डिमांड। डिमांड कर्व क्या है, सेम एज आपको पता है, डिमांड कर्व ऐसे होगी, ठीक है। एक तरफ होंगे प्राइसेस, दूसरी तरफ है क्वांटिटी, ठीक है। तो जैसे जैसे प्राइसेस फॉल करेंगे क्वांटिटी बढ़ेगी, या जैसे जैसे प्राइसेस बढ़ेंगे क्वांटिटी फॉल करेगी। यानी इनवर्स रिलेशनशिप है किसके बीच में, डिमांड एंड प्राइस के बीच में। इसी को बोलते हैं क्या, इसी को बोलते हैं क्या,
लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड का क्या मतलब है? द रिलेशन बिटवीन कंज्यूमर्स ऑप्शनल चॉइस, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे होगा ये, स्टेट्स दैट अदर थिंग बीइंग इक्वल, अदर थिंग लाइक जैसे इनकम हो गया, टेस्ट हो गया, ये कांस्टेंट होंगी। देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड फॉर द कम्युनिटी एंड इट्स प्राइसेस। इन अदर वर्ड्स, व्हेन प्राइसेस ऑफ द कम्युनिटी इंक्रीज, डिमांड फॉर इट्स फॉल्स, एंड व्हेन प्राइसेस ऑफ द कम्युनिटी इंक्रीजेस, तो प्राइसेस डिक्रीजेस, डिमांड डिक्रीजेस। तो इस तरह का जो होगा उसे क्या बोलेंगे? उसे हम बोल देंगे लॉ ऑफ डिमांड, जब इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन होगा किसके? प्राइस एंड डिमांड के बीच। अब मूवमेंट अमंग द डिमांड कर्व एंड शिफ्ट, ठीक है। मूवमेंट और शिफ्ट क्या है वो मैं आपको बता दूं। यहाँ पे दो ग्राफ बनाऊंगा इजिली, जो है मैं इसका आपको बता दूंगा। ये आपकी डिमांड कर्व है, एक और बना रहा हूँ, ये भी आपकी डिमांड कर्व है, ठीक है। यहाँ पे आपकी प्राइसेस है, यहाँ पे आपकी क्वांटिटी है। यहाँ पे प्राइसेस फॉल हुए, क्वांटिटी बढ़ गई, क्वांटिटी 1 होगी, प्राइसेस 1 हो गई, ठीक है। प्राइस फॉल किए, क्वांटिटी बढ़ गई। ये क्या है? ये है मूवमेंट, किसमें? डिमांड के ऊपर, डिमांड कर्व के ऊपर क्या है? मूवमेंट। किसकी वजह से हुई? प्राइसेस कम ज्यादा होने की वजह से, ठीक है। किसकी वजह से हुई? प्राइसेस कम ज्यादा की होने की वजह से। अब हमने मान लिया प्राइसेस कांस्टेंट है, ठीक है। प्राइसेस यहाँ पे कांस्टेंट है, ये पी कांस्टेंट है। अब डिमांड फिर भी शिफ्ट हो गई, ठीक है, बढ़ गई। किसकी वजह से बढ़ी? इनकम बढ़ने की वजह से। किसकी वजह से? इनकम बनने की वजह से। इनकम बनने की वजह से डिमांड शिफ्ट हो गई। प्राइस तो उतना का उतना ही है, कांस्टेंट है, लेकिन डिमांड शिफ्ट होकर आगे चलेगी D1 पे। ये क्या है? ये क्या है? शिफ्ट इन डिमांड कर। ये क्या था? मूवमेंट इन डिमांड कर। ये क्या है? शिफ्ट इन डिमांड कर। किसकी वजह से हुआ? इनकम की वजह से। यहाँ पे इनकम कांस्टेंट थी, यहाँ पे इनकम बढ़ गई, उसकी वजह से डिमांड बढ़ गई। यही है मूवमेंट और डिमांड, शिफ्ट इन डिमांड कर, ठीक है, और कुछ भी नहीं है इसमें। अब टाइप्स ऑफ गुड्स, पहले भी हमने जो है मैंने आपको बेसिक एग्जांपल दी थी, लेकिन डिमांड के रेफरेंस में टाइप्स ऑफ गुड पढ़ना जरूरी है। नॉर्मल गुड्स यानी जिसके लिए नॉर्मल लॉ ऑफ सप्लाई को जो फॉलो करे कि डिमांड इंक्रीज होगी तो आपका प्राइसेस जब फॉल होंगे तो डिमांड इंक्रीज होगी, या आप कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी तब भी डिमांड जो है इंक्रीज होगी, ठीक है। ये सारी चीजें जब होंगी तो उसे हम क्या बोलेंगे? नॉर्मल गुड बोलेंगे। ऐसी गुड जो नेसेसरी हैं और एसेंशियल्स हैं कंज्यूमर्स के लिए, एसेंशियल गुड्स, ठीक है, जिनके लिए जिनकी कंजम्पशन करना बहुत जरूरी है, ठीक है। इंफीरियर गुड्स जो कि ज्यादा एसेंशियल्स नहीं है, जरूरी नहीं है, हुज डिमांड डिक्रीजिंग विद इंक्रीज कंज्यूमर इनकम। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ गई, आपके पास में पैसे थोड़े ज्यादा हो गए, ठीक है, वैसे वैसे आप इन इन चीजों को कंज्यूम करना छोड़ दें, ठीक है। लाइकवाइज किसी भी चीज की पुअर क्वालिटीज होंगी, ठीक है, तो इस केस में ऐसी चीजों को क्या बोलेंगे? इंफीरियर गुड्स, ठीक है। लग्जरी गुड्स, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़े आप उन चीजों को लें, ठीक है। देर आर लेस एसेंशियल्स, एसेंशियल्स तो नहीं होते, बट इनकी डिमांड डायरेक्टली रिलेटेड होती है हायर इनकम से, ठीक है। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप इन चीजों को लेंगे, ठीक है। लाइकवाइज ऑटोमोबाइल्स, फैशन एसेसरीज, इलेक्ट्रॉनिक्स एटसेट्रा, ठीक है। गिफ्ट एंड गुड्स, पहले भी मैंने आपको बताया, दिस प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट्स हुज डिमांड कंट्रीब्यूट टू राइज इवन एज प्राइस राइज, ठीक है। चाहे प्राइस बढ़ भी जाए तब भी आप इनकी डिमांड बढ़ाएंगे, क्योंकि इनका कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं होता, इनका कोई अल्टरनेट नहीं होता, लैक ऑफ अल्टरनेट होता है। बट कंज्यूमर इनकम डज नॉट प्ले एनी रोल हेयर, ठीक है। यहाँ पे इनकम का रोल नहीं है, यहाँ पे प्राइस का रोल है। प्राइस चाहे बढ़ जाएगा तब भी आप इन चीजों को लेंगे। लाइकवाइज लाइकवाइज वीट, ठीक है, कोई क्लोज सब्स्टिट्यूशन नहीं है वीट का, ठीक है। राइस, राइस की जगह कुछ और नहीं खा सकते, तो राइस का प्राइस बढ़ेगा तो भी आप लेंगे। इस तरह की चीजों को हम क्या बोलेंगे? गिफ्ट एंड गुड्स बोलेंगे, जिनका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूशन नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्या मतलब है? हमने अभी पढ़ लिया लॉ ऑफ डिमांड, पढ़ लिया लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड में ये पढ़ा कि जब प्राइस फॉल होगा डिमांड बढ़ेगी, या प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम होगी, यही पढ़ा। लेकिन कितना प्राइस बढ़ने से कितनी डिमांड कम हो रही है, यानी अगर एक प्राइस कम हुआ तो 3 डिमांड बढ़ गई, या 3 प्राइस कम हुआ तो 6 डिमांड बढ़ गई। इन दोनों के बीच में क्या कोरिलेशन है? यानी इन दोनों के बीच में क्या कोरिलेशन है? इलास्टिसिटी कितनी है कि कौन कितना कम होगा और दूसरा कितना बढ़ेगा, या कौन कितना बढ़ेगा और दूसरा कितना कम होगा। अगर ये चीज हमें मेजर करनी है उसके लिए हमें जानना होगा क्या? इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, हालांकि इसमें आपके 3 कंसेप्ट हैं, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसमें से हम एक ही पढ़ रहे हैं, कौन सी? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर ये समझ आ गया तो बाकी के दो अपने आप समझ आपको आ जाएंगे, ठीक है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ गुड इज डिफाइंड एज द परसेंटेज चेंज इन द डिमांड फॉर अ गुड डिवाइडेड बाय द परसेंटेज चेंज इन इट्स प्राइस, ठीक है। यहाँ पे सिंपल सा फॉर्मूला जो है वो लिखा हुआ है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर अ गुड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन द प्राइस, ठीक है। यानी परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। जब ये करेंगे तो हमारे पास में क्या निकल के आ जाएगा? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये जानना जरूरी नहीं है, फार्मूले से भी ज्यादा जरूरी है इसके टाइप्स। तो इसके 5 टाइप्स हैं।
कितने टाइप्स हैं? 5 टाइप। परफेक्ट इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, इलास्टिक इनइलास्टिक या यूनिटरी। ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक मतलब when there are sharp rise or fall due to change in the price of the commodity, यानी प्राइस तो थोड़ा सा कम हुआ लेकिन डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो वो क्या होगा? परफेक्टली इनइलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक प्राइस चाहे जितना मर्जी बढ़े या कम हो, डिमांड के ऊपर थोड़ा सा असर पड़े, थोड़ा सा असर। ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड इज वन, देयर इज नो चेंज मेजर अगेंस्ट अच्छा सॉरी, कोई चेंज जो है आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, यानी डिमांड के ऊपर कोई चेंज नहीं होगा, चाहे आपका प्राइस कम हो ज्यादा हो। ठीक है, तीसरा आ गया इलास्टिक। रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड रेफर्स टू दी, यानी when proportional change in the demand is greater than the proportional change in the प्राइस। ठीक है, अब देखो यहां पे हमने बोला था थोड़ा सा प्राइस चेंज हो बहुत सारा चेंज हो जाए, लेकिन यहां पे क्या है? थोड़ा सा प्राइस चेंज हुआ तो डिमांड के ऊपर जितना ये चेंज हुआ, अगर 10 चेंज हुआ तो 20 चेंज जो है वो डिमांड के ऊपर मिले। ठीक है, यानी जितना चेंज हुआ है उससे ज्यादा चेंज जब मिलेगा तो वो क्या होगा? इलास्टिक। इन इलास्टिक जितना प्राइस में चेंज हुआ उससे कम चेंज हो, यानी अगर प्राइस में 10 चेंज हुआ तो डिमांड में 5 का चेंज हो। ठीक है, तो वो क्या हो गया? वो हो गया इन इलास्टिक। ठीक है, यूनिटरी यानी जितना प्राइस में चेंज होगा उतना ही डिमांड में, 10 इसमें हुआ तो 10 भी इसमें होगा, तो ये क्या होगा? यूनिटरी हो गया। ठीक है, होप ये आपको समझ आ गया होगा। मैंने जो जो 5 चीजें आपको बताई, सबसे पहले परफेक्टली इलास्टिक यानी थोड़ा सा प्राइस में चेंज हुआ, डिमांड में बहुत सारा चेंज हो गया, इलास्टिक है वो। ठीक है, बहुत सारा चेंज। परफेक्टली इलास्टिक प्राइस में जितना मर्जी चेंज हो, डिमांड में कोई चेंज नहीं होगा। इलास्टिक प्राइस में जितना चेंज हुआ है उससे थोड़ा ज्यादा डिमांड में चेंज हो। इन इलास्टिक प्राइस में जितना चेंज हुआ है उससे कम डिमांड में चेंज हो। और यूनिटरी जितना प्राइस में हुआ उतना ही डिमांड में हुआ। ये सारी चीजें जो होंगी ये क्या होंगी? डिग्रीज होंगी। इनसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, कि कितनी डिग्रीज में चेंज हो रहा है, किसमें? डिमांड में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास में टॉपिक 4, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका फैक्टर प्राइसिंग, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी और रिगार्डियन थ्योरी। जब मैंने आपको ये थ्योरी सेपरेट पढ़ाई थी उसमें फैक्टर प्राइसिंग का इंट्रोडक्शन मैंने बड़े अच्छे से दिया था कि फैक्टर प्राइसिंग का क्या मतलब है, कि जो हमारे पास में 4 फैक्टर्स हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, उनको जो हम रिवार्ड्स दे रहे हैं, रिवार्ड्स मतलब उनको जो हम प्राइस दे रहे हैं उनके काम करने के बदले। जैसे लेबर को हम वेज देंगे, कैपिटल को हम इंटरेस्ट देंगे, लैंड के बदले में रेंट देंगे, और एंटरप्रेन्योर को क्या मिलेगा? उसके बदले में प्रॉफिट मिलेगा। इसी तरह से मैंने बोला था जो हमारी दोनों थ्योरीज हैं, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरीज, रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट, इन दोनों थ्योरीज को पहले अलग अलग देखा जाता था। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी जो है वो किसके लिए बनी थी? वो बनी थी किसके लिए? लेबर के वेजेस के लिए, सॉरी यहाँ पे लेबर के वेजेस के लिए। ठीक है, और रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट बनी थी लैंड के लिए। ठीक है, लैंड के रिवार्ड यानी रेंट है तो रेंट के लिए ये बनी थी, और लेबर को कैसे वेज दिया जाए उसके लिए मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी जो है आपकी वो बनी थी। ठीक है, बाद में ने जो है यूनिवर्सली हर एक फैक्टर के लिए जो है वो यूज किया जाने लगा। ठीक है, तो ये आपका फैक्टर प्रोडक्शन के बारे में यहाँ पे मैंने इंट्रो लिखी है कि 4 फैक्टर्स जो होते हैं किस तरह से उन्हें हम प्राइस जो है वो देते हैं। तो ये सारी चीजें आप जो है इसमें देख लेंगे। ठीक है, सबसे पहले मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ वेजेस जो है इसे बोलते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बताया ये पहले वेजेस के लिए जो है वो बनी थी, तो इसे वेजेस जो है हम वो बोलते हैं। ठीक है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ वेजेस। ठीक है, तो वेजेस की थ्योरी है, ये क्या हमें बताती है? ये हमें बता रही है, वेजेस की थ्योरी हमें बता रही है कि दैट द प्राइस ऑफ लेबर लाइकवाइज वेज रेट। ठीक है, लेबर का प्राइस क्या है? वेज रेट इज डिटरमाइन अकॉर्डिंग टू द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। जब मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर की मैंने बात की थी तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी में भी मैंने अच्छे से समझाया था कि मार्जिनल प्रोडक्ट का क्या मतलब है। यानी आपने एक लेबर लगाया था तो आपको 100 यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मिल रही थी, दूसरा लेबर लगाया तो 120 हो गई, तो ये बीच का जो 20 का गैप है ये उस एक एडिशनल मार्जिनल जो लेबर है उसकी क्या है? मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है, तो इसके अकॉर्डिंग उसको वेज दिया जाए, ऐसा जो है वो हमें मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी में बोला जाता है। ग्राफ में भी मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया था, यहाँ पे सिर्फ रिवाइज करवा रहा हूँ। दिस वाज स्टेटेड बाय द नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट स्पेशली जेबी क्लर्क। ठीक है, किसने बोला? जेबी क्लर्क ने। कब बोला? 1890s में। जेबी क्लर्क के साथ में कुछ और इकोनॉमिस्ट भी थे जो कि सारे नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, यानी क्लासिकल्स के बाद वाले जो नियो क्लासिकल्स थे जो कि उन्हीं की आइडियोलॉजी पे चलते थे, बट कुछ हद तक उनसे अलग थे। वो जो है इस थ्योरी को देते हैं और बोलते हैं कि जो हमारा वेज है, लेबर का वेज है, जो लेबर का रिवार्ड है वो किसके बेसिस पे होना चाहिए? मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के बेस पे होना चाहिए। ठीक है, तो ये वही चीज यहाँ पे बताई गई है। अब अजम्पशंस क्या है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ वेज की, वो आपको देखना जरूरी है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला, पिछली बार भी जो एक क्वेश्चन यहाँ पे आया था। ठीक है, यहाँ पे देखो क्वेश्चन इसका क्या आया था?
अजम्पशन आई थी किसकी, रिकार्डियन थ्योरी की। हो सकता है इस बार आपको अजम्पशन आ जाए मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी की। तो मैंने हर एक चीज़ को टच किया है यहाँ पे, और यहाँ पे देखो थोड़ा सा थ्योरी के बारे में बताया और थ्योरी की लिमिटेशन और क्रिटिसिज्म के बारे में बताया, ठीक है। तो यही चीज़ें मेनली इसमें मैंने ऐड की हैं। सबसे पहले अजम्पशन क्या है, परफेक्ट कंपटीशन होगा दोनों ही मार्केट्स में, प्रोडक्ट मार्केट में, लेबर मार्केट में। जब थ्योरी पढ़ाई थी उसमें बताया था प्रोडक्ट मार्केट का क्या मतलब है, लेबर मार्केट का क्या मतलब है। प्रोडक्ट मार्केट यानी जितनी भी चीज़ें जो हम लेते हैं, खरीदते हैं, सर्विसेज खरीदते हैं, वो प्रोडक्ट मार्केट। लेबर मार्केट जहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग हो किसकी, लेबर्स की, ठीक है, तो वो क्या हो गया, लेबर मार्केट। अब लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो है वो ऑपरेट्स करेगा। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है आपको, ठीक है। उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की 3 स्टेजेस होंगी, यानी पहले इंक्रीजिंग होंगे, फिर कांस्टेंट होंगे, फिर डिक्रीजिंग रिटर्न्स होंगे, ठीक है। इस तरह से जो होंगे वो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो कि शॉर्ट रन में काम करता है, ठीक है। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो है वो एक असम्पशन है इस थ्योरी की। उसके बाद फर्म एम एट मैक्सिमम प्रॉफिट, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ऑल लेबर्स आर होमोजीनियस आर एंड आर डिविजिबल। इसका क्या मतलब है, सारे लेबर एक जैसे हैं, ठीक है, सारे लेबर एक जैसे हैं, इनको आप डिवाइड कर सकते हो, डिविजिबल है, ठीक है, डिवाइड कर सकते हो। यानी जो लेबर किसी एक पर्टिकुलर काम में एंगेज्ड है, यानी आप इसमें ऐसे बोल सकते हो, जो मेकिंग ऑफ शूज़ में आपको एंगेज है, वो मेकिंग ऑफ क्लॉथिंग में भी हो सकता है, ठीक है। और यानी अगर आप इसमें आप और ब्रीफली जाएंगे एक इंडस्ट्री के अंदर, तो जो एक लेबर एक मशीनरी को यूज़ कर रहा है, उसके अंदर वो नॉलेज है कि वो दूसरी मशीनरी को भी यूज़ कर सके। तो यानी एक जैसे लेबर हैं और उनको डिवाइड जो है वो किया जा सकता है, ये चीज़ में बोली है, ठीक है। उसके बाद लेबर इज मोबाइल एंड सब्स्टिट्यूटेबल टू कैपिटल एंड अदर इनपुट्स, ठीक है। लेबर मोबाइल है, यानी मोबाइल मतलब मूवमेंट कर सकते हैं, उसमें एक लेबर को एक जगह से उठा के दूसरी जगह रख सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, कैपिटल की जगह मशीन की जगह लेबर यूज करो या लेबर की जगह मशीन, ये भी यहाँ पे बताया गया है। और रिसोर्सेज जो है वो फुल्ली एम्प्लॉयड है, रिसोर्सेज जो है फुली एम्प्लॉयड है। ये सारी assumptions आपको याद रखनी है। नेक्स्ट इसमें बताया है, यहाँ पे देखो कि थ्योरी कैसे डिटरमाइन होती है। मैंने क्रक्स जो है थ्योरी का वो बता दिया कि जहाँ पे डिमांड फॉर लेबर यहाँ पे और सप्लाई ऑफ लेबर और उसका मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो इंटरसेक्ट कर देगा, तो वहाँ पे आपके वेजेस जो है वो डिसाइड हो जाएंगे। यहाँ पे देखो वेजेस जो है वो डिसाइड हो जाएंगे। इस थ्योरी के वेज कैसे डिटरमाइन होते हैं, अगर आपको वो अच्छे से समझना है तो मैं आपको ये सुजेस्ट करूंगा कि जो मैंने अपनी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी पढ़ाया है उसको आप एक बार देख लें, ठीक है। कितने लेबर हायर होंगे, कितना वेजेस होगा, ये किस पे डिस्क्राइब करेगा, जो इसकी सप्लाई कर्व और डिमांड कर्व है किसकी, एक लेबर की, उसके ऊपर, और उसके मार्जिनल प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है। तो दिस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड बिकॉज डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था किसका, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट टाइम इसमें रिकार्डियन थ्योरी में, कि रिकार्डो ने क्या अज्यूम किया है, तो मार्जिनल रिटर्न्स, जैसे रिकार्डो ने वैसे ही इस थ्योरी में भी मार्जिनल रिटर्न्स की बात जो है वो की गई है, डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स की बात की गई, ये आपको याद रखना है। इस थ्योरी की जो मेन बॉडी है, ठीक है, मेन बॉडी मतलब थ्योरी बोलती क्या है, उसके लिए मैं आपको रेफर करूंगा, क्योंकि इसमें मैंने शॉर्ट जो है इसमें डिस्क्राइब किया है, क्योंकि मैंने मेनली फोकस किस पे किया है, आपका जो लास्ट टाइम एग्जाम आया था उसके बेसिस पे। तो मैंने अजम्पशंस और लिमिटेशंस पे ज़्यादा फोकस में किया है। जो मेन बॉडी है उसके लिए मैं आपको रेफर करूंगा कि आप मेरा लेक्चर जो है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी का, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, वहां से आप जाके देख लो, ठीक है। अब इसके लिमिटेशंस पे आ गया। फर्स्ट लिमिटेशन क्या है, इन द रियल वर्ल्ड परफेक्ट कंपटीशन डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। फर्स्ट इसकी लिमिटेशन या क्रिटिसिज्म ये बताया गया कि इसका अजम्पशन ये थी कि क्या होगा, फर्स्ट अजम्पशन परफेक्ट कंपटीशन होगा, है ना। तो यहाँ पे इसकी क्रिटिसिज्म बताया गया कि परफेक्ट कंपटीशन डज नॉट एग्जिस्ट बोथ इन प्रोडक्ट एंड लेबर मार्केट, ठीक है। तो यहाँ पे एक इसकी क्रिटिसिज्म क्या है कि ये परफेक्ट कंपटीशन वाली जो इसकी assumption है वो अनरियलिस्टिक है। लेबर कैन नेवर बी होमोजीनियस, ठीक है, लेबर होमोजीनियस नहीं हो सकता। जैसा कि हमने पहले बोला कि एक लेबर को उठा के दूसरी जगह पे दूसरे पे यूज पे किया जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। जो लेबर होगा एक, वो एक ही तरह की चीज में स्किल्ड होगा, वो दूसरे काम पे जो है वो स्किल नहीं होगा। दूसरा हो सकता है वो अनस्किल्ड हो किसी चीज के लिए, तो वो वहां पे फिट जो है वो नहीं बैठेगा। इसलिए ये भी इसकी क्या है, एक क्रिटिसिज्म है कि लेबर जो है वो होमोजीनियस नहीं है। परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ लेबर इज अनदर अनरियलिस्टिक, ये जो हमने बोला कि लेबर जो है वो मोबाइल हैं, एक जगह से दूसरी जगह उठा के हम उन्हें ट्रांसफर कर सकते हैं, वो भी जो है ये जो अजम्पशन है वो भी अनरियलिस्टिक है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ वेज इग्नोर द सप्लाई साइड ऑफ द लेबर एंड कंसंट्रेट ओनली ऑन द डिमांड साइड, ठीक है। तो सप्लाई साइड को उन्होंने क्या किया है, इग्नोर किया है, डिमांड साइड पे ज्यादा फोकस किया है, ये भी इसकी एक लिमिटेशन है। और फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज इज अनदर अनरियलिस्टिक असम्पशन, तो फुल एम्प्लॉयमेंट जो है वो भी क्या है, इसकी एक लिमिटेशन है, अनदर क्या है, अनरियलिस्टिक असम्पशन है। अब नेक्स्ट थ्योरी है हमारे पास में रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट, ठीक है। सो डेविड रिकार्डो
एक इंग्लिश क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, जिन्होंने फर्स्ट टाइम ये थ्योरी डेवलप की 1817 में, जिस पे इन्होंने एक्सप्लेन किया ओरिजिन एंड नेचर ऑफ इकोनॉमिक रेंट। ठीक है, रेंट की इन्होंने सबसे पहली बार बात की, जो कि किसका रिवार्ड है, लैंड का। ठीक है, तो रिकार्डो डिफाइन करते हैं रेंट को सबसे पहले, दैट पोर्शन, ये मैंने लेक्चर में भी अच्छे से पढ़ाया है, दैट पोर्शन ऑफ प्रोड्यूस ऑफ अर्थ विच इज पेड टू द लैंडलॉर्ड फॉर द यूज ऑफ ओरिजिन एंड इनडिस्ट्रक्टेबल पावर ऑफ सॉइल। ठीक है, इसी पे जो है आप देखेंगे कि बाद में इनको क्रिटिसाइज किया गया कि इनडिस्ट्रक्टेबल कैसे पावर हो सकती है, क्योंकि जो पावर ऑफ सॉइल है वो डिस्ट्रक्टेबल है, यानी अगर वो फर्टाइल नहीं होगी, उस पर हम अच्छे से फर्टिलाइजर यूज नहीं करेंगे, तो उसकी जो पावर है वो एक टाइम पे डिस्ट्रक्टेबल होगी, ना कि इनडिस्ट्रक्टेबल। तो ये तो बाद में हम इसके असम्पशन उसमें लिमिटेशंस पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी तक जो रिकार्डो ने डिफाइन किया है किसको, रेंट को, उसकी डेफिनेशन आपको याद रखनी है। हो सकता है इसमें से कोई क्वेश्चन आपको पूछ ले जाए। सबसे पहले असम्पशंस। ठीक है, रेंट ऑफ लैंड अराइज ड्यू टू डिफरेंसेस इन द फर्टिलिटी और सिचुएशन ऑफ द डिफरेंट प्लॉट ऑफ द लैंड। तो रेंट क्यों अराइज होता है, अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज पहले क्लियर कर दूं, रिकार्डो ने कहीं पे भी नहीं बोला कि रेंट जो है वो इसलिए होगा क्योंकि आप लैंड का यूज करेंगे। ठीक है, लैंड का यूज करने के लिए रेंट होगा, ऐसा कहीं पे भी रिकार्डो ने डिफाइन नहीं किया। रिकार्डो ने ये बोला कि लैंड के ऊपर रेंट किस लिए होगा, क्योंकि एक तो डिफरेंसेस होंगे किसमें, फर्टिलिटीज में, इस वजह से रेंट होगा, और दूसरा दूसरा शॉर्टेज स्केर्सिटी होगी रेंट लैंड की, इसलिए रेंट होगा, ना कि इसलिए होगा कि आप उस रेंट लैंड को यूज कर रहे हो इसके बदले में आप रेंट दे रहे हो। ऐसा बिल्कुल भी रिकार्डो ने नहीं दिया, ये इसी लेक्चर में मैं आगे आपसे क्लियर करूंगा। सेकंड असम्पशन, रिकार्डो अज्यूम्स दैट ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न। ये देखो यहां से क्वेश्चन जो है वो आपको लास्ट टाइम आया था, क्या, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स की बात की है उसने, किसमें, इन द केस ऑफ कल्टीवेशन ऑफ लैंड। जब मैंने आपको प्रीवियस एमसीक्यू बताया उसमें भी बताया कि यहाँ पे ये टर्म मैंने यूज की थी, कल्टीवेशन ऑफ लैंड में उसने क्या यूज किया है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स। ठीक है, थर्ड क्या है, रिकार्डो लुक्स एट द सप्लाई ऑफ लैंड फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ द सोसाइटी एज अ होल। तो एक सोसाइटी की तरफ से उसने जो है सप्लाई ऑफ लैंड को जो है वो देखा है। और फोर्थ क्या है, इन द रिकार्डियन थ्योरी इट इज अज्यूम दैट लैंड बीइंग अ गिफ्ट ऑफ नेचर हैज नो सप्लाई प्राइस एंड नो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, वही बात जो मैंने आपको पहले बोली, ये क्या है, ये एक गिफ्ट है नेचर का, इसकी इसकी कोई सप्लाई प्राइस नहीं है, मतलब इसको इसको लेने का या देने का कोई प्राइस नहीं है, और कोई कास्ट जो है इसके ऊपर नहीं होती प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, यानी लैंड के ऊपर रेंट का कास्ट क्या है, या तो फर्टिलिटी या तो स्केर्सिटी, वो यहाँ पे आपको होगी रीजन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ रेंट। ठीक है, क्योंकि इसने लास्ट पॉइंट में यहाँ पे क्लियर कर दिया, इसमें यहाँ पे देखो लास्ट पॉइंट जो है आपका फोर्थ अजम्पशन जो है यहाँ पे ये क्लियर हो जाता है कि रिकार्डो ये बोल रहा है कि लैंड को जो है यूज करने का, ठीक है, सप्लाई के लिए और कॉस्ट के लिए कोई भी इसका रेंट नहीं है, ये एक गिफ्ट है नेचर का। तो अगर ये बात है तो रेंट क्यों है फिर, रेंट है, रेंट के रीजन जो है एग्जिस्टेंस ऑफ रेंट क्या है, फर्स्ट स्केर्सिटी ऑफ लैंड और सेकंड डिफरेंसेस इन फर्टिलिटी। दो रीजंस, हो सकता है आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ ले जाए इस पर्टिकुलर टॉपिक से कि क्या रीजंस हैं अकॉर्डिंग टू रिकार्डो, व्हाट आर दी दोस रीजंस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ रेंट। ठीक है, कि रीजंस क्या हैं एग्जिस्टेंस ऑफ रेंट के, तो एक है स्केर्सिटी ऑफ लैंड, दूसरा है डिफरेंसेस इन फर्टिलिटी। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है वो एड्रेस जो है इसमें किया है किसने, रिकार्डो ने, क्या, डिड द राइज इन द लैंड प्राइसेस forces up prices of corn or did the high prices of corn increase the demand for land and so push up the लैंड प्राइसेस। अब यहाँ पे देखो आप, ये क्वेश्चन था, इसी की वजह से उन्होंने अपनी ये थ्योरी दी। ठीक है, वो 1817 के दौरान जो है उन्होंने ऑब्जर्व किया कि लैंड के प्राइसेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं, और कॉर्न मतलब, ठीक है, मेज के प्राइसेस जो हैं वो भी बढ़ रहे हैं। ठीक है, ये मैंने आपको थ्योरी जब पढ़ाई थी उसमें आप देखना कैसे डिफरेंट प्लॉट्स ऑफ लैंड में वो कल्टीवेशन करेंगे और प्राइसेस बढ़ेगा। तो यहाँ पे लिखा है कि लैंड के प्राइसेस और कॉर्न के प्राइसेस जो है वो दोनों बढ़ रहे थे। अब यहाँ पे उन्होंने किया क्या, यहाँ पे क्या किया कि किस पर्टिकुलर चीज के प्राइसेस डिड द राइज इन लैंड प्राइसेस फोर्सेस अप प्राइस ऑफ कॉर्न, क्या लैंड के प्राइसेस बढ़ने की वजह से कॉर्न के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, या कॉर्न के प्राइसेस की वजह से लैंड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को एड्रेस करके उन्होंने एट द एंड अपनी थ्योरी में क्या आंसर दिया, फ्रॉम द रिकार्डियन थ्योरी वी शो द रिलेशनशिप बिटवीन rent, land, and prices of wheat. Since market price of wheat is determined by the cost of marginal producers, and since for this marginal producers rent is zero, Ricardo concluded that economic rent is not a determinant of market prices. Rather, price of wheat is determined solely by
मार्केट डिमांड फॉर दी वीट। ठीक है, तो प्राइस जो है वीट के वो किसकी वजह से डिटरमाइन हो रहे हैं, मार्केट प्राइस, मार्केट डिमांड जो है वीट की, एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ फर्टिलिटी ऑफ या फर्टाइल लैंड। तो जो प्राइस हैं किसके, वीट के, वो डिटरमाइन हो रहे हैं किसकी वजह से, मार्केट डिमांड की उसकी वजह से, और फर्टिलिटी लैंड की वजह से, लैंड की फर्टिलिटी की वजह से, ना कि लैंड के जो प्राइसेस हैं वो डिटरमाइन हो रहे हैं वीट के प्राइसेस की वजह से। तो ये कंक्लूजन आपको याद रखना है। बाकी होल बॉडी जो है उसके लिए मैं आपको रेफर करूंगा कि आप मेरा लेक्चर जो है रिकॉर्डिंग थ्योरी ऑफ रेंट वाला वो जरूर देख लें। यहाँ पे अब क्रिटिसिज्म की डिस्कशन करूंगा। ठीक है, फर्स्ट जो है रिकॉर्डिंग कंसीडर लैंड एज अ फिक्स्ड इन द सप्लाई। ठीक है, तो लैंड को जो है उसने बोला कि फिक्स्ड है, वो ना कम की जा सकती है ना ज्यादा की जा सकती है। ये अजम्पशन जो है उसकी, उसे क्रिटिसाइज किया गया, क्योंकि लैंड को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, यानी किसी और लैंड को एक्वाइश करके या एक्विजिशन के थ्रू या फिर लैंड परचेज के थ्रू लैंड को जो है बढ़ाया जा सकता है। उसके बाद रिकार्डोज ऑर्डर ऑफ कल्टीवेशन ऑफ लैंड इज आल्सो नॉट रियलिस्टिक। जैसे कि उसने बताया कि पहले एक प्लॉट में कल्टीवेशन होगी, फिर दूसरे में होगी, फिर तीसरे में होगी। तो ये जो पैटर्न है, ये कल्टीवेशन का ऑर्डर जो है, ये भी माना जा रहा है कि अनरियलिस्टिक है। थर्ड, द प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड डज नॉट डिपेंड एंटायरली ऑन फर्टिलिटी। और उसके बाद उसने बोला कि फर्टिलिटी के ऊपर जो है टोटली जो है प्रोडक्टिविटी लैंड की डिपेंड नहीं करती। क्रिटिक्स हैव पॉइंटेड आउट दैट लैंड डज नॉट possess any original and indestructible power as the fertility of land gradually diminishes unless fertilizers are applied regularly। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको पहले ही बोला था कि उन्होंने बोला कि ये ओरिजिनल और अनडिस्ट्रक्टेबल पावर है, लेकिन क्रिटिक्स जो है वो बोल रहे हैं कि फर्टिलिटी ऑफ लैंड जो है वो ग्रेजुअली डिमिनिशिंग हो जाती है जब तक कि आप उस पे अपने फर्टिलाइजर्स रेगुलरली जो है वो यूज नहीं करोगे। नेक्स्ट assumption है रिकॉर्डोस assumption ऑफ नो रेंट लैंड इज अनरियलिस्टिक। इन रियलिटी एवरी प्लॉट ऑफ लैंड अर्न सम रेंट। ठीक है, तो जब आप ये थ्योरी पढ़ोगे उसमें आप देखोगे एक पोर्शन ऑफ लैंड होगा जिसे वो बोलेगा, कौन, रिकॉर्डो, नो रेंट लैंड, नो रेंट लैंड, और जो दूसरा होगा उससे बोलेगा रेंटेड लैंड। ठीक है, जब आप थ्योरी पढ़ोगे उसमें आप देखोगे। तो यहाँ पे एक क्रिटिसिज्म आया है कि फिफ्थ वाला, कि रिकार्डो की जो अजम्पशन है लो नो रेंट लैंड, वो अनरियलिस्टिक है। ठीक है, क्योंकि इन रियलिटी हर एक प्लॉट का कुछ ना कुछ रेंट जो है वो होता है। ठीक है, ये तो बिल्कुल अनरियलिस्टिक अजम्पशन है। हमने अपने अराउंड भी ये चीज ऑब्जर्व की होगी कि हर एक प्लॉट का जो है कुछ ना कुछ रेंट जो है वो होता ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक 5, टॉपिक 5 जो है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इट्स मेजरमेंट। ठीक है, एक क्वेश्चन जो है इसमें से ही पूछा गया था, टू डिटरमाइन इकोनॉमिक ग्रोथ द जीडीपी इज कंपेयर टू द पॉपुलेशन आल्सो नोन एज। ठीक है, तो ये मेजरमेंट से ही क्वेश्चन जो है आपको पूछा गया था कि इकोनॉमिक ग्रोथ को डिटरमाइन करने के लिए जब हम जीडीपी को कंपेयर करते हैं पॉपुलेशन के साथ में तो उसे क्या कहते हैं। ठीक है, जिसका आंसर था पर कैपिटा इनकम। क्या, पर कैपिटा इनकम, जो कि मैंने एमसीक्यूज में भी डिस्कस किया था। ये क्वेश्चन जो है आपका इसी पर्टिकुलर टॉपिक से पूछा गया था। तो सबसे पहले इकोनॉमिक ग्रोथ होती क्या है। इकोनॉमिक ग्रोथ कैन बी रेफर टू एज द इंक्रीज दैट इज विटनेस्ड इन द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी। मैं इस पे ना जाके आपको अच्छे से जो है लेमन लैंग्वेज में वो समझाना चाहूंगा कि इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब जब नंबर्स में इंक्रीज हो। ठीक है, यानी क्वांटिटेटिव चेंजेस हो, यानी जीडीपी बढ़े, जीएनपी बढ़े। ठीक है, लोगों की इनकम बढ़े ओवरऑल। ठीक है, अब यहाँ पे क्वालिटी की बात जो है वो नहीं की जाती। किसकी, क्वालिटी की। यहाँ किसकी बात की जाती है, क्वांटिटी की। किसकी बात की जाती है, क्वांटिटी की। यानी नंबर्स में अगर इंक्रीज हो रहा है तो उससे क्या बोलेंगे, क्या हो रहा है, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। यहाँ पे देखो ये क्या है, एक क्वानिटेटिव मेजर है जहां पे मार्केट वैल्यू जो है गुड्स एंड सर्विसेज की बढ़ रही है। इट मींस के क्या हो रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। ठीक है, लेकिन वहीं पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो रेफर टू द प्रोसेस बाय विच ओवरऑल हेल्थ, वेलबींग एंड एकेडमिक लेवल ऑफ अ जनरल पॉपुलेशन ऑफ अ नेशन improves. It refer to improve productivity volume due to advancement of technology. It is qualitative measurement in the life of citizens of the country and is the most appropriately determined by the ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। क्योंकि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हम क्या देखते हैं, तीन मेजर्स देखते हैं। कौन कौन से, एक तो हेल्थ देखते हैं, एक एजुकेशन देखते हैं, और इनकम देखते हैं। तो यानी डेवलपमेंट में हम सिर्फ इनकम ही को ही नहीं देखते, उसके अलावा अदर इंडिकेटर जो हैं किसके लिए, ओवरऑल हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ ऑफ एक पॉपुलेशन के लिए, वो चीजें भी इंक्लूड करते हैं। तो उसे क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हमारे सिलेबस में इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इनको कंपेयर करने के लिए जरूरी है कि हम दोनों को पढ़ें, इसलिए मैंने इसमें ऐड किया। हमें सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए पूछा गया है। यहाँ पे देखो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, तो इकोनॉमिक ग्रोथ सिर्फ एसोसिएटेड है किससे,
इनकम से। किससे? इनकम से। इकोनॉमिक ग्रोथ किससे एसोसिएटेड है? सिर्फ इनकम से। ठीक है, जो भी चीज इनकम को इंक्रीज कर रही है, लाइकवाइज जीडीपी एंड जीएनपी, वो जब हम मेजर करेंगे तो उससे हमें इकोनॉमिक ग्रोथ पता चलेगी। वहीं पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो बाकी के इंडिकेटर के साथ भी एसोसिएटेड है, जैसे कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो गया, जिसमें कि हम तीन, एजुकेशन, हेल्थ या फिर इनकम, तीनों को देखते हैं। ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ कंट्री बेस्ड ऑन मैनी पैरामीटर सच एज क्रिएशन ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लिविंग कंडीशन, पर कैपिटा इनकम, क्वालिटी ऑफ लाइफ, इंप्रूवमेंट इन सेल्फ एस्टीम, जीडीपी, इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सब कुछ ओवरऑल डेवलपमेंट देखेंगे तो वो क्या होगी? इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे डिफरेंस जो है वो आपको पता होना चाहिए। इसमें से क्वेश्चन जो है वो आपको, एक तरफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, एक तरफ इकोनॉमिक ग्रोथ है। सबसे पहले डेफिनेशंस इनकी अलग अलग हैं। ठीक है, एक जो है वो क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात करता है, दूसरा मॉनेटरी ग्रोथ की बात करता है। ठीक है, इनका स्पेन टाइम पीरियड क्या होता है? तो ये एक नैरो कंसेप्ट है। कौन कौन? इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, और इकोनॉमिक ग्रोथ जो है ब्रॉडर देन इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, यानी ये एक नैरो कंसेप्ट है इकोनॉमिक ग्रोथ, और जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो ब्रॉडर कंसेप्ट है दैट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, और स्कोप में ये यूनि डायमेंशनल है, ये मल्टी डायमेंशनल है। यूनि डायमेंशनल इसलिए क्योंकि सिर्फ इसमें इनकम ही देखी जाती है, और इसमें और चीजें भी देखी जाती हैं जैसे हेल्थ, एजुकेशन, इसलिए ये मल्टी डायमेंशनल है। टर्म्स इनकी देखें तो ये शॉर्ट टर्म है, ये लॉन्ग टर्म है। अब मेजरमेंट जो कि हमारे सिलेबस में भी है, ये सिर्फ क्वानिटेटिव मेजर देखता है, ये क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों देखता है। एप्लीकेबल टू डेवलप्ड, एप्लीकेबल टू डेवलपिंग कंट्रीज। गवर्नमेंट सपोर्ट में ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है, और इसमें गवर्नमेंट की इंटरवेंशन जरूरी होती है। ठीक है, काइंड्स ऑफ चेंजिंग एक्सपेक्टेड, क्वांटिटेटिव चेंजेस और क्वालिटेटिव एंड क्वालिटेटिव दोनों। एग्जांपल्स इसमें हम किस तरह से मेजर करते हैं? जीएनपी से या जीडीपी से। इसमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, पर कैपिटा इनकम, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, या और सारी चीजें जैसे जेंडर गैप इंडेक्स। ठीक है, जेंडर, उसके बाद मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, तो ये सारी चीजें जो है डेवलपमेंट में आ जाएंगी। ठीक है, ये दोनों का डिफरेंस था। अब यहाँ पे क्या लिखा है? इकोनॉमिस्ट एंड स्टैटिस्टिशियंस यूज आपका यूज मेथड्स टू ट्रैक इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, तो जो स्टैटिस्टिशियंस या फिर इकोनॉमिस्ट हैं वो यूज करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ को, मतलब सेवरल टूल्स जो है वो यूज करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ को ट्रैक करने के लिए, मतलब बहुत सारे टूल्स जो है वो यूज करते हैं। मोस्ट ऑफ वेल नोन्स आर फ्रिक्वेंटली ट्रैक्ड इस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो सबसे पहले हम मेजरमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है जी, आपके इकोनॉमिक ग्रोथ की मेजरमेंट की। ठीक है, तो बोल रहा है कि स्टैटिस्टिशियंस या फिर इकोनॉमिस्ट जो हैं वो बहुत सारे मेथड्स को यूज करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। ठीक है, जिसमें से मोस्ट पॉपुलर या वेल नोन जो है वो क्या है? आपका जीडीपी। ओवर द टाइम होएवर सम इकोनॉमिस्ट हैव हाइलाइटेड लिमिटेशंस एंड बेसिस इन द जीडीपी कैलकुलेशन। लेकिन ओवर द टाइम कुछ इकोनॉमिस्ट बोलने लगे कि जीडीपी में जो है कैलकुलेशन में कुछ लिमिटेशंस हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन सच एज ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट आल्सो कीप रिलेटिव प्रोडक्टिविटी मैट्रिक्स टू गेज इकोनॉमिक पोटेंशियल। इन्होंने अपने कुछ जो है प्रोडक्टिविटी मैट्रिक्स जो है वो दिए इकोनॉमिक पोटेंशियल को गेज करने के लिए। सम सुजेस्ट मेजर इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रू इंक्रीज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। कुछ का मानना था कि इससे किस तरह से मेजर किया जाए? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को निकाल के। ऑल दो दिस इज ट्रिकी टू क्वांटिफाई। ठीक है, लेकिन कुछ का मानना यह था कि इसे क्वांटिफाई करना थोड़ा ट्रिकी है। किसे? लिविंग स्टैंडर्ड को मेजर करना। डिफरेंट मेथड सच एज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, gross domestic product can be employed to assess economic growth. Gross domestic product measure the value of goods and services produced by a nation. Gross national product measure by the value of goods and services produced by a nation and इनकम फ्रॉम दी फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो ये सारे मेजर्स जो हैं ये किसके हैं? इकोनॉमिक ग्रोथ के, जिसमें सबसे पहला है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है? एक लॉजिस्टिक extension है measuring economic growth in the terms of monetary expenditure. If a statistician wants to understand the productive output of the steel industry, for example, he needs only to track dollar value of the all steels that entire market during the specific period. अगर statisticians को एक स्टील इंडस्ट्री की जीडीपी या फिर उसकी वैल्यू जाननी है, डॉलर वैल्यू, तो जितना भी उसका स्टील की प्रोडक्शन हुई है मार्केट के अंदर, उसकी कितनी मॉनेटरी वैल्यू है वो निकालेंगे तो उनकी ओवरऑल वैल्यू जो है निकल के आ जाएगी। ये हमें इसलिए बता रहा है कि अगर हम किसी भी एक नेशन की जीडीपी निकालते हैं तो उसके अंदर कितनी प्रोडक्शन हुई है गुड्स एंड सर्विसेज की, उनकी क्या मार्केट वैल्यू है। अगर वो हमें पता चल जाए, प्राइसेस को हम डिवाइड कर देते हैं, मार्केट प्राइस को हम डिवाइड कर देते हैं टोटल प्रोडक्शन से, तो हमारे पास में जीडीपी एक नेशन की निकल के आ जाती है। जैसे हम देखते होंगे 3.1 ट्रिलियन वैल्यू या फिर 5 ट्रिलियन वैल्यू, तो ये सारा इसका मतलब है। ठीक है, अब जीएनपी
यहाँ पे डोमेस्टिक था, यहाँ पे नेशनल है, यानी जो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस हो रही चीजें या फिर कुछ हमारे फैक्टर्स जो हैं फॉरेन में काम कर रहे हैं उनको भी हम इंक्लूड कर लेते हैं। देन वी मेनली लर्न अबाउट द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री रेजिडेंस विद इन द गिवन पीरियड एंड हाउ residents use their income. GDP is total acquiring population over a specific amount. Unlike GDP, it does not take into the account income acquiring to the non-resident within that country territory. Like GDP, it is it is only measure the productivity and not intended to use measure of the welfare and happiness of a country. जैसे हमने देखा कि ग्रोथ में, इकोनॉमिक ग्रोथ में सिर्फ हम क्या देखते हैं, मॉनेटरी वैल्यू देखते हैं। एक कंट्री के अंदर बाकी इंडिकेटर्स क्या हैं वो हम नहीं देखते। नेक्स्ट इसमें मेजरमेंट है पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम में से ही आपको लास्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था। पर कैपिटा इनकम का क्या मतलब है, जब हम क्या करेंगे, टोटल पॉपुलेशन को क्या करेंगे, पर कैपिटा इनकम ऑफ द नेशन कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द कंट्रीज नेशनल इनकम बाय इट्स पॉपुलेशन। ठीक है, यही क्वेश्चन जो है आपसे यहाँ पे पूछा गया था। टू डिटरमाइन इकोनॉमिक ग्रोथ, जीडीपी को कंपेयर करते हैं पॉपुलेशन के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जब आप एक कंट्री की पॉपुलेशन के साथ उसकी इनकम क्या होती है, बेसिकली जीडीपी ही, जिसको आप डिवाइड करते हैं किसके साथ, पॉपुलेशन के साथ, तो आपके पास में क्या निकल के आता है, पर कैपिटा इनकम। ठीक है, तो ये आपका नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन जो है ये भी पूछा आपसे गया था। तो इस टॉपिक में पर्टिकुलर में इतना ही है। इसका मैं फिर से आपको बोलूंगा, अगर आपने अभी तक अगर आपने देखे हैं तो आपको देखने की जरूरत नहीं है। अगर अभी तक आपने मेरे सेपरेट जो नोट्स हैं, ठीक है, पर टॉपिक नोट्स हों या मेरे लेक्चर्स हों, वो देखे नहीं है तो देख लें और यहाँ से फिर इसको रिवाइज कर लें आपके मैराथन सेशन से। ठीक है, अब आ गया हमारे पास में टॉपिक 6, रोल ऑफ आरबीआई। तो आरबीआई क्या है, एक सेंट्रल बैंक है। ठीक है, इंडिया का सेंट्रल बैंक है। हर कंट्री का अपना एक सेंट्रल बैंक होता है, जिस तरह से उस तरह से इंडिया का सेंट्रल बैंक आरबीआई है। इसका पर्पस जो है वो है कंडक्ट कंसोलिडेटेड सुपरविजन ऑफ द फाइनेंशियल सेक्टर इन द इंडिया। इंडिया का फाइनेंशियल सेक्टर जो है उसको सुपरविजन करना फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो है रोल है किसका, आरबीआई का, विच इज मेड अप ऑफ कमर्शियल बैंक्स। ठीक है, विच इज मेड अप ऑफ कमर्शियल बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, नॉन बैंकिंग फाइनेंस फर्म्स एटसेट्रा। ठीक है, जो कि जिसके अंडर के क्या क्या आते हैं, कमर्शियल बैंक्स भी आते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी आते हैं और नॉन बैंकिंग फाइनेंस भी आते हैं। ठीक है, दी सेंट्रल बैंक इंस्टीट्यूशंस वर एस्टैब्लिश्ड बेस्ड अपॉन द सजेशन ऑफ रॉयल कमीशन। ठीक है, तो सबसे पहले सेंट्रल बैंक किसकी परमिशन के थ्रू जो है, किसी सजेशन के थ्रू जो है एस्टैब्लिश किया गया, रॉयल कमीशन के थ्रू। ठीक है, इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस इन 1926 जो है ये आई। दिस कमीशन वाज आल्सो नोन एज हिल्टन यंगमैन कमीशन। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है या पूछा जा भी सकता है। हिल्टन यंगमैन कमीशन के थ्रू जो है इसे बनाया गया। आरबीआई रेगुलेट द क्रेडिट एंड करेंसी सिस्टम इन इंडिया। द चीफ ऑब्जेक्टिव ऑफ RBI was sustain confidence of public in the system, protect the interest of the depositors, and offer cost effective banking like cooperative banking and commercial banking to the country। तो ये सारे पर्पस जो हैं वो आरबीआई के हैं, ये इंट्रो में हमने पढ़ा। अब यहाँ पे आरबीआई के बारे में कुछ टाइमलाइंस, ईयर और इवेंट। ठीक है, 1934 में ब्रिटिश इनेक्टेड दी आरबीआई एक्ट, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या आरबीआई एक्ट। ठीक है, 1934। ठीक है, याद रखना आपको। 1935 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 1 अप्रैल इन कोलकाता। ठीक है, कोलकाता इसका पहले हेडक्वार्टर होता था, ये आपको याद रखना है। 1937 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज परमानेंटली मूव टू मुंबई। ठीक है, इसे कोलकाता से मुंबई में मूव कर दिया गया, कब, 1937 में। और फाइनली 1949 में इट वाज नेशनलाइज्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस। द बैंक वाज हेल्ड बाय प्राइवेट स्टेक बिफोर दिस। ठीक है, इससे पहले ये प्राइवेट स्टेक होल्डर्स के पास में होता था। प्रीएम्बल है आरबीआई का, उसमें क्या लिखा है वो देखो पहले, क्योंकि वहीं से हमें रोल जो है इसका डिटरमाइन होगा। टू रेगुलेट द इशू ऑफ बैंक नोट, फर्स्ट रोल इसका। ठीक है, कीप द रिजर्व सिक्योर टू मॉनेटरी स्टेबिलिटी इन इंडिया। ठीक है, दूसरा रोल, एंड जनरली टू ऑपरेट करेंसी एंड क्रेडिट सिस्टम ऑफ द करेंसी एंड इट्स एडवांटेज। तीसरा रोल जो कि प्रीएम्बल में ही मेंशन है। ठीक है, तो यहीं से आपको ये रोल्स जो है वो निकल के आएंगे, रोल एंड फंक्शंस ऑफ आरबीआई। फर्स्ट एवर रोल है मॉनेटरी अथॉरिटी, ये इंप्लीमेंट करती है मॉनेटरी पॉलिसीज को। हालांकि अब जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटीज जो है वो बनाई गई हैं। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है वो देखती है। ठीक है, उसके बाद मॉनिटरिंग दी मॉनिटरिंग एक तो इंप्लीमेंट करती है, दूसरा मॉनिटरिंग करती है किसको, मॉनेटरी पॉलिसी को। वो अभी भी करती है, मॉनिटरिंग करती है ये किसको, मॉनेटरी पॉलिसीज को। उसके बाद इंश्योरिंग प्राइस स्टेबिलिटी इन द कंट्री, प्राइस स्टेबिलिटी करती है कंट्री को, और कंसीडर करती है इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री। तो ये क्या है, सबसे पहले इसका मॉनेटरी अथॉरिटी का रोल है, एज अ मॉनेटरी अथॉरिटी इसका रोल है। उसके बाद रेगुलेटर एंड एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द फाइनेंशियल सेक्टर, सेकंड रोल क्या है इसका, एक तो ये तो एडमिनिस्ट्रेटर है और रेगुलेटर है किसका, फाइनेंशियल सिस्टम का। आरबीआई डिटरमाइन द कंप्रीहेंसिव पैरामीटर ऑफ बैंकिंग ऑपरेशंस। These methods are responsible for functioning of the country's banking and financial system, such as लाइसेंस इशू करती है, लिक्विडिटी ऑफ असेट्स, बैंक मार्जर्स, अगर किसी बैंक को मर्ज करना हो, ठीक है, नेशनलाइज करना हो, उसमें भी इसका रोल है। और ब्रांच की एक्सपेंशन, यानी कौन सा बैंक किस वाले एरिया में ज्यादा होना चाहिए, उसकी ब्रांच की एक्सपेंशन पे भी जो है आरबीआई काम करती है। ठीक है, उसके बाद मैनेजिंग फॉरेन एक्सचेंज, मेन इंपॉर्टेंट रोल है इसका, मैनेज करती है फॉरेन एक्सचेंज को। आरबीआई मैनेज द फॉरेन एक्सचेंज
reserves of India. It is responsible for maintaining the value of money outside the country and it aid foreign trade पेमेंट्स। ठीक है, तो सारा अगर फॉरेन ट्रेड की पेमेंट्स करनी होगी क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज का, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं फॉर एक्स, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज, वो पूरा जो मैनेज करता है कौन करता है, आरबीआई करता है। ये भी इसका एक रोल है। नेक्स्ट है इसका इशूअर ऑफ करेंसी। ये हमें पता है कि आरबीआई जो है करेंसी इशू करता है। ठीक है, उसके बाद आ गया बैंकर्स टू दी बैंक। ठीक है, जितने भी बैंक्स हैं उनका एक बैंकर जो है वो क्या है, वो क्या है, आरबीआई है। अगर किसी भी बैंक को कोई भी इमरजेंसी में जरूरत होगी तो क्लियरिंग होस्ट जो है उसे आरबीआई जो है वो माना जाता है। ये एक बैंकर्स ऑफ दी बैंक है, बैंकर्स टू बैंक है। ठीक है, फाइनेंशियल रेगुलेटर एंड सुपरविजन, वो हमने पहले पढ़ लिया कि रेगुलेट और सुपरविजन करता है किसकी, फाइनेंशियल सिस्टम की। बैंकर्स एंड डेट मैनेजर ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट का एक क्या है, चार्ज ऑफ गवर्नमेंट्स बैंकिंग ट्रांजेक्शन सारी आरबीआई के पास में होती है। आरबीआई ऑफ इंडिया आल्सो होल्डिंग फॉर दी इंडियन गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये क्या करती है, कैश, गवर्नमेंट की कैश होती है उसकी होल्डिंग भी कौन करता है, आरबीआई। इट आल्सो सर्व्स एज द लेंडर टू द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट को लेंड करता है यानी लोन्स देता है। इट अपॉइंट्स अदर बैंक एक्ट एज दी इट्स एजेंट्स कैरिंग आउट गवर्नमेंट ट्रांजेक्शंस ऑन द बिहाफ ऑफ द फेडरल एंड स्टेट गवर्नमेंट। इट्स आल्सो मैनेज पब्लिक डेट एंड ऑफर न्यू लोन्स। ठीक है, तो ये सारे रोल जो हैं वो किसके हैं, वो आरबीआई के हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, डेवलपमेंटल रोल। आरबीआई का डेवलपमेंटल रोल, ये प्रमोट करता है फंक्शन और सपोर्ट करता है नेशनल ऑब्जेक्टिव को। ऑर्गेनाइज बाय आरबीआई टू इनकरेज रूरल एंड एग्रीकल्चर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, रूरल के लिए हमने देखा रीजनल, क्या रीजनल रूरल बैंक्स बनाए गए। ठीक है, रीजनल रूरल बैंक्स बनाए गए, कोऑपरेटिव बैंक्स बनाए गए। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हैं, इस सारी ये आरबीआई का डेवलपमेंटल रोल है। आरबीआई विल रेगुलरली इशू डायरेक्टिव टू द कमर्शियल बैंक टू लेंड लोन टू द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। उसके बाद उसके अलावा एमएसएमईज या फिर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को लोन प्रोवाइड करवाना या उनके वेलफेयर के लिए भी जो काम करता है वो डेवलपमेंटल रोल आता है किसका, आरबीआई का। तो ये सारे जो थे, ये अभी तक जो हमने टॉपिक पढ़े, मैंने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो है वो आप सब लोगों को दिया किसके रिगार्डिंग, आपका जितना भी सिलेबस है, मेनली इस पर्टिकुलर में हमने 6 टॉपिक जो हैं वो पढ़ लिए हैं, रोल ऑफ आरबीआई। ये जो 6 रह गए कल या परसों तक मैं जो है आपको क्लियर करा दूंगा। उसके बाद कंप्लीट पीडीएफ आपको दे दूंगा। आपको सिर्फ इतना करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ में से शेयर करना है। चैनल आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको जो है नोटिफिकेशन जो है वीडियोज़ के वो जल्दी जो है आपको अवेलेबल होंगे। कई बार ऐसा होता है कि वीडियो में अपलोड कर देता हूँ पर आपके ऑन स्क्रीन नहीं आ पाती क्योंकि आपने नोटिफिकेशन इनेबल जो है वो नहीं किए होते, जिस वजह से जो है वो वीडियो जो है वो स्क्रॉलिंग में आपको कहीं पे दिखाई नहीं देती। इसलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें, लाइक भी जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो 1 और 2 डेज में मैं जो है अपलोड कर दूंगा। फिर कंप्लीट पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उससे जरूर ज्वाइन कर लो। वहां पे आपको जो है इसकी हर एक इन्फॉर्मेशन मैं दे दूंगा। होप ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रही होगी। चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।